call is now being recorded. So हमें लास्ट फेज स्टडी करना है, फेज 6, दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करना है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, then ecosystem, after that biodiversity and conservation, and the last one is environmental issues. क्लियर? हमने कुछ स्टार्ट तो किया नहीं था, माइक्रो फिनिश किया था, उसके बाद आपकी क्लासेस फिनिश हो गई थी। फ्रेश स्टार्ट करना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। Just a minute. So, clear है आपका स्क्रीन? सर आप म्यूट हो गए हैं। ओके, सो फेज 5 कैसा गया पेपर आपका, फेज टेस्ट? सर वो तो अच्छा गया। चलो अच्छा है, क्योंकि उसमें मेन तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ही था। अदरवाइज स्ट्रेटजीज एंड माइक्रोब्स में तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कभी किसी को यूजुअली दिक्कत आती नहीं है कि कोई कंफ्यूजन हो। जो भी है वो मॉलिक्यूलर वाला चैप्टर है, उसमें भी अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कुछ आएगा तो वो भी थ्योरेटिकल है, उसमें भी कुछ घुमा फिरा के नहीं आता। बाकी चीजों से क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो हो सकता है किसी को डाउटफुल लगे, अदरवाइज क्वाइट सिंपल था वो फेज 5। सो हम स्टार्ट करते हैं क्लास से, दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हालांकि एक हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे इसमें पहले, उसके बाद एनसीईआरटी के कंटेंट पे जाएंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या उसमें से पढ़ना है। बट बिफोर दैट आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बेसिकली जो यूनिट है वो इकोलॉजी है और उसी में एनवायरनमेंट वर्ड आएगा। तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए एक कुछ इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। जहां तक बात है कि हम इकोलॉजी को डिफाइन करें, इकोलॉजी है क्या। सो इकोलॉजी 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है ना, आपकी बुक में भी ये चीज है, ऑइकोस और लॉगोस। आप सब जानते ही हैं, लॉगोस का मतलब होता है टू स्टडी और आइकोस का मतलब होता है बेसिकली होम। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए होम का मतलब क्या है, बिकॉज हमारे लिए तो होम डिफाइंड है कि हम जहाँ रहते हैं वो हमारा होम है, जहाँ हम अपने पसंद से रहते हैं बेसिकली वो हमारा होम है। कहीं रिलेशंस में जाते हैं तो होम नहीं कहलाता। अब बहुत से लोगों को सुना होगा आपने ये कहते हुए कि नींद अपने ही घर पे पहुंच के आती है, तो बिकॉज वो हमारा नेचुरल है, बहुत लंबे टाइम से हम वहां पे रह रहे हैं। तो हमारी एक मतलब कहने को इन्वायरमेंट या जो बिल्डिंग्स हैं वो नॉन लिविंग है, बट फिर भी वो हमारे लिविंग के साथ जुड़ जाती है। ऐसे ही अगर हम नेचर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को समझें तो एक टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं हैबिटेट। हैबिटेट आप जानते हैं, हैबिटेट का मतलब है एक नेचुरल प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। लाइक आप क्रिसमस ट्री को अपने पॉट में लगा तो लेते हैं, बट एक्चुअली उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है, हैबिटेट के साथ नेचुरल वर्ड अपने आप आएगा, बिकॉज आर्टिफिशियल हैबिटेट नहीं हो सकती। तो आप अगर बोले या ना बोले डजेंट मैटर। तो अगर हम क्रिसमस ट्री की बात करेंगे तो बेसिकली वो पाइन फॉरेस्ट के साथ आपको हाई एल्टीट्यूड पे मिलेगा। आप देहरादून से ऊपर जाइए तो वहां पूरे पूरे फॉरेस्ट हैं। एल्स
आप अपने घर में भी लगा लेते हैं। इसी तरीके से लोग फर्न को लगा लेते हैं, बट फर्न आपने पढ़ा है कि टेरिडोफाइट है, तो वो एक नैरो जियोग्राफिकल रेंज में होता है। तो घर में लगाना इट्स एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। हम उसका सुटेबल एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो वैसा नहीं हो सकता जैसा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। तो हैबिटेट का मतलब हुआ कि जहां पे कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली रह सकता है, ए प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म कैन नेचुरली लिव, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। तो हैबिटेट की स्टडी करते हैं हम, तो वो इकोलॉजी कहलाती है। अब हैबिटेट में क्या क्या आता है? ऑर्गेनिज्म अगर नेचर में है, मान लीजिए एक लायन है, वो एक फॉरेस्ट के अंदर है, तो उसमें फॉरेस्ट है तो प्लांट भी आएंगे। फॉरेस्ट है तो ट्रीज आएंगे, ट्रीज आर प्लांट्स। एनिमल में लायन हो ही गया, बाकी एनिमल्स भी आएंगे, बिकॉज लायन को सर्वाइवल करने के लिए कार्निवोरस है तो उसे हार्बिवोरस एनिमल चाहिए। तो कैटल्स एंड डियर्स भी होंगे जिनको चेस करके वो अपना न्यूट्रिशन फुलफिल करेगा। इसके साथ साथ डेड बॉडी भी डिकम्पोज होती होंगी, तो बैक्टीरिया फंगी भी वहीं पे होंगे। तो ये सब तो लिविंग कंपोनेंट हो गए, है ना, प्लांट एनिमल फंगी बैक्टीरिया सब चीजें होंगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, वहां पे एक एबायोटिक एनवायरनमेंट भी होगा। फॉरेस्ट में टेम्परेचर कितना होता है, फॉरेस्ट में रेनफॉल कितना होता है, फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी कितनी होती है, फॉरेस्ट कितनी ऊंचाई पे है, उसका एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ग्रेडियंट्स भी आते होंगे, है ना। फॉरेस्ट में नेचुरल फायर भी होता ही है। तो ये सारी चीजें एबायोटिक है। एक्चुअली टेम्परेचर में कोई लाइफ नहीं है, बट हमारे हमें होने के लिए, हमारे लाइव होने के लिए टेम्परेचर का रोल है हमारी बॉडी में। तो इकोलॉजी में जब आप किसी हैबिटेट की स्टडी करोगे, तो ये भी देखोगे कि सराउंडिंग में एबायोटिक एनवायरनमेंट क्या है और सराउंडिंग में बायोटिक एनवायरनमेंट क्या है। बायोटिक का एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन आएगा, बेसिकली हम वो स्टडी करते हैं इकोलॉजी में, है ना। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेशन में लेके जाएं, सिंपल तो ये हो गया, स्टडी ऑफ एन हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। जो उसका लिटरल मीनिंग है वो तो यही कहलाएगा कि इकोलॉजी का मतलब है आप किसी हैबिटेट की स्टडी कर रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि आप उसमें इंटरेक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना है। दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस इंटर रिलेशनशिप, जो आप यूज करेंगे वो चीज आएगी। तो स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस। अब इंटरेक्शन किसके बीच में स्टडी करने, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें एबायोटिक एनवायरनमेंट लें या उसके साथ कंसिडर करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अमंग ऑर्गेनिज्म भी देख सकते हैं कि लायन का डियर के साथ क्या इंटरेक्शन है, कुछ ना कुछ तो होगा, बिकॉज दोनों फॉरेस्ट में रहते हैं, दोनों एक ही एरिया को शेयर करते हैं। ऑर्गेनिज्म बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं बिकॉज वो लिविंग होते हैं। और क्या ले सकते हैं? एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं। एंड इट्स एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे डिफरेंट एनिमल का एनिमल्स के साथ, या कोई भी एनिमल का प्लांट के साथ, या प्लांट और एनिमल का बैक्टीरिया फंगी के साथ, ये तो हो गया अमंग द ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्शंस आएंगे वो। और ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ भी कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। जैसे एक नेचुरल प्लेस है, तो हम इकोलॉजी में कभी भी आप ह्यूमन का एग्जाम्पल मत कंसिडर करिएगा, है ना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इकोलॉजी, है ना। हम सोशल एनिमल हैं, हमने अपने आप को सोशियोलॉजी के हिसाब से चेंजेस कर लिए, अब हम एनिमल कैटेगरी में नहीं आ रहे। हम मतलब ह्यूमन, इसके अलावा जो भी सोशल एनिमल आप जानते हैं, लाइक आंट्स सोशल एनिमल में है, टर्माइट्स सोशल एनिमल में है, हनी भी सोशल एनिमल में आता है। दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इकोलॉजी। तो जब तक आप इकोलॉजी के स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, तब तक उसमें कहीं भी अपना एग्जाम्पल मत लाइएगा। मैं अगर समझा भी रहा हूँ तो इस क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अदरवाइज वी आर नॉट पार्ट ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट। हम अपनी बनाई हुई कॉलोनीज में रहते हैं, तो हम नेचर के अकॉर्डिंग जो कॉलोनीज हैं उनमें नहीं रहते, तो इसलिए हम उससे अलग हैं। आप एक फॉरेस्ट या ग्रासलैंड कंसिडर कर लीजिए, और उसमें आप एनिमल्स का, डिफरेंट एनिमल या प्लांट और माइक्रोब से रिलेशन देख सकते हैं, या एनिमल का या प्लांट या माइक्रोब का उसके एनवायरनमेंट से रिलेशन पढ़ सकते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड इकोलॉजी। तो हम इंटरेक्शंस को स्टडी बेसिकली यहाँ पे करते हैं। जहां से यूनिट स्टार्ट हो रही है एनसीईआरटी में, वहां पे एक पर्सन का नाम दिया है, उनके बारे में एक ब्रीफ अकाउंट दिया हुआ है, प्रोफेसर रामादेव मिश्रा।
शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप आर मिश्रा भी याद करेंगे तो चलेगा। ही इज द पॉइनियर जिन्होंने इकोलॉजी को इंडिया में स्टेब्लिश किया, सो ही इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमिनेंस प्रोफेसर थे ये। इन्होंने इकोलॉजी को इंडिया में स्टेब्लिश किया, तो इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप कम से कम इतना याद रखिएगा कि हाँ, ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। अब जब इकोलॉजी की आप स्टडी करेंगे तो इकोलॉजी में स्टडी कैसे करेंगे, बिकॉज इन्वायरमेंट तो पूरी अर्थ का भी है, क्योंकि अर्थ एक लिविंग प्लैनेट है, और इन्वायरमेंट एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का भी आएगा। तो एक ऑर्गेनिज्म से लेके और अर्थ तक तो बहुत कुछ है हमारे पास। तो हमने क्या किया हुआ है कि इकोलॉजी को अलग अलग लेवल में डिवाइड कर रखा है, कि इस लेवल पे या इससे ऊपर या उससे ऊपर, इस तरीके से। जैसे आपने कभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा होगा चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड में, कि हम टैक्सोनॉमी के हिसाब से हमने एक रूल बनाया कि किंगडम को पहले रखेंगे, स्पीशीज को लास्ट में रखेंगे। किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्यों बनाया? क्योंकि टैक्सोनॉमी को पढ़ने के लिए हमें एक स्टेप वाइज अरेंजमेंट चाहिए था, वो ऑब्लिगेटरी था। जो टैक्सोनॉमी हायरार्की आपने पढ़ी है वो कंपलसरी है। इकोलॉजी में जो हम ऑर्गेनाइजेशन या लेवल बना रहे हैं वो कंपलसरी नहीं है, बट हमने अपनी ईज के लिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने उसमें अलग अलग लेवल बना दिए गए हैं कि हम इस लेवल पे इकोलॉजी को स्टडी करेंगे। क्योंकि जो अर्थ के बारे में स्टडी करेगा वो लाइन के बारे में नहीं सोचेगा, जो फॉरेस्ट के बारे में स्टडी करेगा उसे ग्रासलैंड से कोई मतलब नहीं है, जो पॉन्ड या लेक के बारे में स्टडी कर रहा है उसे ओशियन या मैरीन इकोसिस्टम से कोई कंसर्न नहीं है। तो हम लेवल अलग अलग डिसाइड कर लेते हैं, तो सबकी इकोलॉजी अलग अलग लेवल पे स्टडी कर ली जाती है। इस तरीके से आएगा। इकोलॉजी की बेसिकली 2 ब्रांचेस हैं, और वो ब्रांचेस इस तरीके से हैं कि अगर आप एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें वो भी कर सकते हैं, तो उसमें इंटरेक्शंस नहीं आएंगे। मान लीजिए मैं अपने घर में अकेला हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम द एनिमल। अगर मैं अपने घर में अकेला हूँ तो मेरा किसी और से तो इंटरेक्शन होगा ही नहीं ना। बस ये होगा कि मेरे घर के चारों तरफ हवा आ रही है तो मेरी बॉडी कूल रहेगी, गर्मी हो रही हो तो मुझे स्वेटिंग हो जाएगी, हाई एल्टीट्यूड पे होगा तो नोजिया या वॉमिटिंग, इस टाइप के सिम्टम्स, एल्टीट्यूड सिकनेस, आपने जू में कहीं पढ़ा होगा, वो चीजें हो सकती होंगी प्रोबेबली, उनके अकॉर्डिंगली मेरे इंटरेक्शंस हो सकते हैं। बट जब भी 2 लोग घर में होंगे तो ये चीजें तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन 2 लोग आपस में भी इंटरेक्ट होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 लोग साथ में रहे और आपस में जीरो कन्वर्सेशन हो, बात ही ना हो। अगर बात नहीं भी करेंगे तब भी एक की एक्टिविटी से दूसरे को कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा, चाहे प्लस हो या माइनस हो, नुकसान हो फायदा हो, कुछ ना कुछ तो होगा। दोनों न्यूट्रल नहीं हो सकते, जीरो जीरो नहीं हो सकता कि एक दूसरे के साथ रह भी रहे और एक दूसरे के लिए वो जीरो जीरो इम्पैक्ट को शो करें। या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इकोलॉजी सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ रहे हैं या ऑर्गेनिज्म के ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म का ग्रुप अभी हम देखेंगे पॉपुलेशन कहलाता है। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ब्रांच है ऑट इकोलॉजी, ऑट सेल्फ, ऑटो है ना, इससे वर्ड बना हुआ है ऑट इकोलॉजी, जहां पे आप सिंगल ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म along its abiotic environment। क्योंकि आपको हैबिटेट की स्टडी करनी है तो एबायोटिक एनवायरनमेंट तो लेना ही है ना। और अगर आप ग्रुप की स्टडी एक साथ करते हैं तो टर्म यूज करते हैं सिन इकोलॉजी। सिन का मतलब वैसे तो फ्यूजन होता है, बट यहाँ पे फ्यूजन से मतलब है कि हम पॉपुलेशंस की स्टडी कर रहे हैं, है ना, स्टडी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलते हैं अभी हम देखेंगे वैसे तो, बट आप चाहे तो इसे पॉपुलेशन मान सकते हैं, इसको कम्युनिटी भी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी हम देखेंगे क्या क्या है। along its abiotic environment। तो ये 2 अलग अलग, ये ब्रॉड लेवल पे ब्रांचेस हमने स्टडी की हैं, पॉट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ये वो है जब इकोलॉजी को कभी 1960 में स्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, तब की ब्रांचेस हैं। आज के हिसाब से तो इकोलॉजी बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग एरिया है
बायोलॉजी का। मोस्ट ऑफ द इकोलॉजिस्ट आप देख ही रहे हैं कि एनसीईआरटी में भी इकोलॉजी है, हर जगह है। जो साइंस पढ़ते हैं वो भी इकोलॉजी पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी है। कॉमर्स वालों को भी इन्वायरमेंटल साइंस एंड स्टडीज कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हर जगह है। आप थर्ड क्लास से लेके और एमएससी तक जितने भी क्यूरिकुलम के अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, इकोलॉजी का पेपर कंपलसरी है। तो इकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एनवायरनमेंट के बारे में सबको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इसको आप बॉटनी या जोलॉजी या बायोलॉजी में ही पढ़ें, आप इसे किसी भी जगह पे पढ़। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जर्नलाइज भी किया गया है, और जहाँ जहाँ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आएंगे वो तो प्योर बायोलॉजी में ही स्टडी किए जा सकते हैं। ये दोनों चीजें हो गई। ये इकोलॉजी का एक ब्रीफ आइडिया हो गया। जब आप ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे तो इसीलिए कि हम ऑर्गेनिज्म मतलब ये पढ़ेंगे, पॉपुलेशन मतलब ये पढ़ेंगे। चैप्टर का पर्पज ही यही है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दोनों के बारे में स्टडी करना। जैसे ये इकोलॉजी है, वैसे एक वर्ड यूज कर लेते हैं, एनवायरमेंट। हम बार बार यूज कर ही रहे हैं और आगे तो कई बार आएगा। तो व्हाट इज बेसिकली एनवायरमेंट? एनवायरमेंट बना है एनवायरन से। एनवायरमेंट का मतलब होता है टू इन सर्किल। इन सर्किल का मतलब है सराउंड। तो जैसे हमारे चारों तरफ जो भी है, जो हमें सराउंड करता है वो हमारा एनवायरनमेंट। जो एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट। जो अर्थ को सराउंड करता है वो अर्थ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एवरीथिंग दैट सराउंड अस, everything that encircles us. So it's called our environment. Everything that surround the earth is called earth environment, which surround the organism called organism environment, है ना? तो environment का मतलब है सराउंडिंग्स, कि हमारी सराउंडिंग्स क्या है। सराउंडिंग्स में बायोटिक, एबायोटिक, फिजिकल, केमिकल सारे फैक्टर्स आते हैं। डिपेंड करता है सराउंडिंग्स कैसी हैं, बट हर चीज अवेलेबल है। तो इन्वायरमेंट के बारे में भी आप पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो सॉलिड कंपोनेंट है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अगर हम देखें कि अर्थ के हिसाब से मान लीजिए कंसिडर कर रहे हैं सबसे बड़ा है, तो अर्थ का सॉलिड कंपोनेंट होगा, पूरे अर्थ का एज ए प्लैनेट जो सॉलिड मास होगा, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर, है ना? इसी तरीके से जो वाटर बेस्ड होगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्फीयर। ये एक्वेटिक है। जो एयर होगा, गैशियस एनवलप होगा, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर। सर ऊपर कर दीजिए। एक मिनट बेटा। एटमॉस्फेयर हो गया। लाइफ तीनों जगह एग्जिस्ट करती है। लाइफ टेरेस्ट्रियल कंपोनेंट के हिसाब से भी है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये सॉलिड कंपोनेंट में आ जाएंगे, लिथोस्फीयर का पार्ट बन जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर भी है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एयर में भी, एटमॉस्फेयर में भी। तो जो ये तो तीनों हो गए हमारे नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को हम अभी तो लिख दे रहे हैं, बाकी आगे बार बार जो वर्ड आएगा वो एबायोटिक। इनमें प्योरली कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। लाइफ लेकिन इन तीनों से रिलेट जरूर करती है, और जहां रिलेट करती है वो क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। दैट इज लिविंग कंपोनेंट। लिविंग का मतलब है बायोटिक कंपोनेंट। तो लिविंग कंपोनेंट अगर हम स्टडी करेंगे तो वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो इन्वायरमेंट को भी आप अलग अलग तरीके से पढ़, लाइफ तीनों जगह है। ऐसा पानी के अंदर जाएंगे तो भी वहां पे लाइफ है, प्लांट एनिमल्स हैं। एयर में जाएंगे तो भी बैक्टीरिया, फंगी हैं, और बहुत सारे एनिमल्स भी हो सकते हैं। और सॉलिड में आएंगे तो आपको प्लांट एनिमल्स फिर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो एक हमारा लिविंग कंपोनेंट है जो तीनों नॉन लिविंग कंपोनेंट से रिलेट करता है, इसीलिए हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। तो ये इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट जो बेसिकली पूरे यूनिट में आपको पढ़ना है वो इससे रिलेटेड पढ़ना है। अब बात करते हैं कि इकोलॉजी को समझने के लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि इकोलॉजी के लेवल्स बनाए गए, अलग अलग लेवल पे हम इकोलॉजी को स्टडी करते हैं। अलग अलग लेवल पे कैसे स्टडी करते हैं इसको देखते हैं। टर्न कर दो ये शीट। अब लेवल क्या बन सकते हैं? सबसे छोटा लेवल अगर हम कहें कि हम सबसे बेसिक लेवल पे इकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, तो जो मिनिमम लेवल आएगा वो क्या है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंटाइटी,
कोई भी, चाहे प्लांट हो अकेला या एनिमल हो या इवन एक सिंगल बैक्टीरिया हो, आप स्टडी कर सकते हैं एक सिंगल बैक्टीरिया की। नेचर में नहीं कर सकते, लैब में कर सकते हैं, है ना। नेचर में तो कहीं ऐसी जगह है ही नहीं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी, तो अगर आप कहें कि हम ऑट इकोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? इज इट पॉसिबल कि आप एक प्लांट की स्टडी कर सको नेचर में? इम्पॉसिबल है। बिकॉज नेचर में जब आप एक प्लांट भी अगर कंसिडर करोगे तो भी आपको दिखाई नहीं दे रहे, बट हजारों लाखों प्लांट और बैक्टीरिया और फंगी उसके सराउंडिंग में होंगे। प्लांट की लीफ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स मिल जाएंगे, उसके रूट्स में आपको मिल जाएंगे, जिस जगह पे प्लांट ग्रो कर रहा है उस सॉइल में बहुत कुछ होगा। तो नेचर में बेसिकली ऑट इकोलॉजी नहीं हो सकती, नेचर में तो हमेशा सिन इकोलॉजी ही आएगा। इसीलिए इकोलॉजी के डेफिनेशंस में इंटरेक्शंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल एरिया को ऑक्युपाई करे। फिर हम कर क्या सकते हैं इसमें? हम करेंगे कैसे ऑट इकोलॉजी? बिकॉज ब्रांच तो है ही, वो हम फिर लैब कंडीशंस में करते हैं। जैसे आप एक सॉइल लीजिए, उस सॉइल को आप ओवन ड्राई करिए, तो उसमें जो बैक्टीरिया फंगी है वो सारे मर जाएंगे, है ना, सब खत्म हो जाएंगे उसके अंदर, है ना। स्टरलाइज करिए बेसिकली, जैसे हमने स्टरलाइजेशन टिश्यू कल्चर में किया था, वैसे आप सॉइल को स्टरलाइज करिए। अब उसमें एक सीड लगाइए, उससे एक प्लांट बनेगा और आप उस प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है पॉसिबिलिटी, है ना। तो किसी आइसोलेटेड एरिया में एक सिंगल एनिमल को जो स्टरलाइज किया हो आप स्टडी कर पाएंगे। तो ऑट इकोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस है। सिन इकोलॉजी तो नेचर में स्टडी होती है। तो अगर हम लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे तो लेवल हमारे पास क्या क्या आएंगे? वी हैव 7 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 7 लेवल्स कौन से हैं? एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर मैं पहले लिख देता हूं आपको, इसके ऊपर पॉपुलेशन आएगा, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम, एंड फाइनली बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज द लिविंग प्लैनेट अर्थ। आप पूरे अर्थ की स्टडी भी कर सकते हैं। और सबसे बेसिक लेवल हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिज्म। दीज आर 7 लेवल, है ना। ये हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि दुनिया का हर इकोलॉजिस्ट इन्हीं 7 लेवल्स को फॉलो करेगा, है ना। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हायरार्की। जैसे आपने कभी टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा हो, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये दिए हुए, है ना। इन लेवल्स पे आप इकोलॉजी को स्टडी कर पाएंगे। अब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, हम अगर इसको इन शॉर्ट डिफाइन करें तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी लिविंग मेंबर, एनी लिविंग एंटाइटी, कोई भी लिविंग मेंबर ले लीजिए, एक सिंगल प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, माइक्रोब, व्हाटएवर एल्स लिविंग होना चाहिए। सर नीचे वाला पोर्शन दिख नहीं रहा। तो कोई भी लिविंग मेंबर क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। जैसे हम लिविंग है, या आपने एनिमल किंगडम जब पढ़ा होगा तो जहां से आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो ऑर्गेनिज्म आपने एक हायर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से पढ़ा। हालांकि एक अमीबा भी, एक बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज्म है और एक ह्यूमन भी ऑर्गेनिज्म है। अगर हम अपने आप को तोड़ दें तो फिर ऑर्गेनिज्म का स्टेटस खत्म हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमारी बॉडी से अगर कहा जाए कि लिवर कंसिडर कर लें, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंसिडर कर लें, या आप कोई भी ग्लैंड कंसिडर कर लीजिए, तो दैट इज नॉट ऑर्गेनिज्म, है ना। वो तो एक ग्लैंड या एक टिश्यू सिस्टम या एक ऑर्गन या सेल या अपने लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे पढ़े। बॉडी तभी बनती है जब सब कुछ कोऑर्डिनेट करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे वो एक सेल की फॉर्म में हो, दैट इज बैक्टीरिया, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, या होमोसेपियंस, एंजियोस्पर्म्स, बैसिडियोमाइसिटीज, मशरूम, कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी लिविंग मेंबर ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इसको तोड़ दोगे तो आपको फिर इसके पार्ट्स मिलेंगे, एक सिंगल मेंबर नहीं मिलेगा।
अब इससे ऊपर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे भी इकोलॉजी पढ़ी जाती है, अभी हम देखेंगे क्या इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म के लेवल की है। अब अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बन जाए, तो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आपने पढ़ लिया, अब क्या है, इसी टाइप के ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा। पॉपुलेशन मींस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेम स्पीशीज के होने चाहिए, अगर एक स्पीशीज के होंगे तो इंटरब्रीड कर लेंगे। हमने आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि स्पीशीज के डेफिनेशन में कि नेचुरली इंटरब्रीडिंग होते हैं, जो नेचर में आपस में ब्रीड कर सकते हैं, वो एक स्पीशीज के मेंबर कहलाते हैं। तो अगर आप पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन क्या है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना, इट्स ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज ऑफ सेम स्पीशीज। अगर सेम स्पीशीज है तो सेम स्पीशीज की पॉपुलेशन, जैसे आप ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं या टाइगर पॉपुलेशन है ना, तो ये पॉपुलेशन क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म तो ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि टाइगर में आप 5 तरीके के टाइगर की एक साथ काउंट कर लेंगे, वो तो होगा नहीं। ह्यूमन एक ही है, तो होमोसेपियंस की पॉपुलेशन कितनी है, तो उस हिसाब से एक ही स्पीशीज की पॉपुलेशन है तो वर्ल्ड पॉपुलेशन यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से और यहाँ में फर्क क्या पड़ेगा, ये अकेला है, ठीक है कि इसके चारों तरफ टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी सब कुछ होगा, इसके चारों तरफ भी होगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पे आप जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शंस होने वो बढ़ जाएंगे ना। जैसे एक घर में मैं अकेला हूं तो ये हो गया, एक घर में 4 लोग हैं तो बाकी के 3 लोगों से मेरा या मेरा बाकी के आपस में जो हमारा इंटर रिलेशनशिप्स है ना वो एडअप हो जाएगा। किसी के साथ ज्यादा ट्यूनिंग होगी तो बेनिफिशियल इंटरेक्शन हो जाएगा, किसी के साथ नहीं हो रही, जीरो हो गया, न्यूट्रल। किसी के साथ हार्मफुल इंटरेक्शन है, नेगेटिव में चला जाएगा, हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचाए या हो सकता है मैं उसको नुकसान पहुंचा दूं। तो ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शन यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और ये इंटरेक्शन किसके हैं, एक ही स्पीशीज के हैं। अगर आप डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन को एक साथ कंसिडर कर लें तो क्या बन जाता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या है, पॉपुलेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीशीज। जैसे आप रैंडमली पार्क में चले गए तो वहां पे प्लांट भी है, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट होंगे, एक ट्री भी लगा हुआ है, नीचे ग्रास भी लगी हुई है, 2-3 आपके ऑर्नामेंट्स भी रखे हुए हैं, बैक्टीरिया फंगी भी मिट्टी में होंगे ही होंगे, हो सकता है कुछ एनिमल्स भी हो, ग्रास हॉपर भी मिल जाएगा, आंट्स मिल जाएंगी, टर्माइट्स भी मिल सकती हैं, बर्ड्स भी ट्री पे ग्रो कर रही होंगी। तो एक छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारी स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, सब एक दूसरे पे कहीं ना कोई रिलेशंस को शो करती होंगी, 100% करती होंगी। सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ मिक्स्ड स्पीशीज, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, है ना। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कम्युनिटी क्या है, दिस इज पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इनको हम बोलेंगे कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे फिर वही हम अपने घर से शुरू करें तो घर में मैं अकेला हो गया, घर में मेरे जैसे 4 लोग और हैं, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, तो मेरी एक ह्यूमन पॉपुलेशन 5 लोगों की है, सबका आपस में किसी न किसी के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। फिर मैंने ही अपने घर में क्या किया है, बालकनी में प्लांट्स लगा रखे हैं, सुबह उठ के पानी देना है। एक मेरे होने के लिए मैं हूँ, मेरा अपना एग्जिस्टेंस है, तो मुझे अगर प्लांटिंग या गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग में मेरा टाइम बीतता है। पेट्स भी मेरे घर में है, डॉग है मेरे घर में, एक स्क्वायरल है, तो वो मेरी लाइफ का या वो हम सबका पार्ट बन जाएगा। तो बेसिकली घर मिक्स पॉपुलेशन का, और बैक्टीरिया फंगी भी घर में होंगे ही, ऐसा तो हो नहीं सकता घर स्टेलाइज हो, हमारे हाथों में भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते ही। तो बेसिकली हम क्या है, कम्युनिटी बन गया हमारा, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ तक हमने जो भी इंटरेक्शंस पढ़े वो बेसिकली लिविंग के हिसाब से पढ़े। यहाँ तो लिविंग अकेला है तो कोई इंटरेक्शन नहीं है, एक जैसे तो आपस में इंटरेक्शन, डिफरेंट टाइप के तो भी आपस में इंटरेक्शन। तो ये प्योरली क्या कहलाते हैं, दीज आर बायोटिक, लिविंग है ये लिविंग कंपोनेंट्स के हिसाब से हमने स्टडी किया। लेकिन हमने क्या पढ़ा इकोलॉजी में कि लिविंग के होने के लिए नॉन लिविंग का होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम होमोसैपियंस हैं, मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल ऑन द अर्थ हैं, तो आप ये कह दें कि हम तो सिर्फ अंटार्कटिक में भी रह लेंगे और हम तो थार के डेजर्ट में भी जाके रह लेंगे। टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस हमारी बॉडी पे, हमारे बिहेवियर पे आएगा,
हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं कि हम तो लो प्रेशर में भी सरवाइव कर लेंगे, या ओशियन में हम बहुत नीचे चले जाएं, हमारा शरीर ही फट जाएगा, उतना प्रेशर ही हम रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रेशर के लिए रिस्पॉन्स शो ना करें। तो जिनमें लाइफ नहीं है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी, है ना, ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, या केमिकल कंपोनेंट्स कि हमें न्यूट्रिएंट्स ना मिले, हम तो लिविंग है, हमें क्या जरूरत है पानी की, पानी तो H2O है, नॉन लिविंग, फिर भी हमारे लिविंग होने के लिए जरूरी है ना, बिना लाइफ, बिना वाटर के लाइफ हो सकती है? नहीं हो सकती। और वाटर चलिए आप ले लें, तो क्या डिस्टिल वाटर लेके लाइफ का काम चल जाएगा? वो भी नहीं चलेगा। आपको मैग्नीज, क्लोरीन और बाकी जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चाहिए। क्या बिना खाना खाए चल जाएगा? वो भी नहीं चलेगा। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज भी चाहिए। तो केमिकल और फिजिकल फैक्टर हमारे लिविंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो जब आप बायोटिक और एबायोटिक दोनों मिला के पढ़ते हैं तो लेवल बन जाता है इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम में क्या आएगा, यहां से आप जब पढ़ेंगे इकोसिस्टम से लेके बायोस्फीयर तक, तो यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक। सॉरी, जस्ट अ मिनट। सो बायोटिक और एबायोटिक ये दोनों इंटरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हालांकि इकोसिस्टम आपका अगला चैप्टर है। इकोसिस्टम में आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दिया हुआ है। कम्युनिटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी बुक में फर्स्ट चैप्टर में दिए हैं। चैप्टर का नाम जरूर ये है, बट बेसिकली हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। कम्युनिटी को लिमिटेड जितना दे रखा है उतना पढ़ेंगे। लैंडस्केप हमारे सिलेबस में नहीं है। बायोम के बारे में भी थोड़ा सा सेक्शन दे रखा है, वो भी पहले चैप्टर में ही दे रखा है। और अर्थ के बारे में आप पढ़ेंगे तो अर्थ साइंस कहलाती है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो फिलहाल हम उस पर भी नहीं जा रहे। एटमॉस्फेरिक साइंस या अर्थ साइंस एक अलग इकोलॉजी की ब्रांच है। जब आप बायोम की स्टडी करेंगे तो आप यहाँ नहीं जा सकते, जब यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि लेवल अलग अलग है। एक इकोलॉजिस्ट ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे कितनी बात पे स्टडी करनी है ना, क्योंकि आप सबको एक साथ लेके नहीं चल सकते। जैसे आपने पढ़ा होगा कि R.H. वेटकर ने किंगडम बनाए, उन्हें उससे मतलब नहीं था कि प्लांटी के अंदर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज क्या बनाऊंगा। उन्होंने केवल 5 किंगडम दे दिए, बात खत्म। किसी किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन किसको करना है, अलग अलग। जैसे आपने प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट के लिए बेंथम एंड हुकर पढ़ा होगा प्लांट किंगडम में, या एनिमल किंगडम में भी आप कोई क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फंगी में आप अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए। इन लेवल्स की लिमिटेशंस आ जाती हैं, जो यहाँ पढ़ रहा है वो यहाँ नहीं जाएगा, जो यहाँ जा रहा है वो यहाँ नहीं जाएगा, इस तरीके से। सो वी हैव 7 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोसिस्टम और इन सबको हम डिफाइन आगे करेंगे। बायोस्फीयर सिंपल है, अर्थ, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। बायोम मैं आपको बता सकता हूँ कि बायोम एक बहुत बड़ा एरिया, मतलब एक बेसिकली अर्थ का टुकड़ा, जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरिएबल होती हैं। क्लाइमेट आप जानते ही हैं, क्लाइमेट, वेदर, ये सब समझते होंगे आप। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जब वेरिएबल हो जाती हैं तो वो पीस क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। अगर आपको ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया है, लोअर क्लास का कुछ याद है अभी तक, तो मे बी आपने, मैंने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, अपने यूपी बोर्ड से पढ़ा है। तो उस टाइम पे हमें पढ़ाया जाता था अपने ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, अंटार्कटिक, टुंड्रा, टैगा, कोनिफेरस, डेसिडुअस, ये सब वर्ड्स पढ़े होंगे। तो एल्पाइन मीडोज, है ना, आर्कटिक टुंड्रा, कोल्ड डेजर्ट, तो ये सब बायोम है। कुछ इंडिया के हैं, कुछ पूरे अर्थ के हैं। इवन अगर आप प्रॉपर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अर्थ में 7 बायोम्स हैं मेजर। अर्थ को बेसिकली क्लाइमेट के हिसाब से आप 7 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे समझ लीजिए कि ट्रॉपिकल बेल्ट का जो टेम्परेचर और फैक्टर्स हैं वो टेम्परेट से बिल्कुल अलग होंगे। तो ट्रॉपिकल एक अलग बायोम हो गया, टेम्परेट एक अलग बायोम हो गया। ऐसे आर्कटिक का बिल्कुल अलग आएगा। तो ये बायोम है। अब अगर आप एक बायोम ले लें, मान लीजिए हम ट्रॉपिकल बेल्ट कंसिडर करते हैं, केवल ट्रॉपिकल एक बायोम है, ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक्स को जब आप स्टडी करोगे तो ट्रॉपिक्स में जैसे इंडिया को आप देखोगे तो जो इक्वेटोरियल लाइन आती है वो गुजरात से गुजर के और वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को क्रॉस कर जाती है, बीच में एमपी आएगा। तो हमारे पास अगर हम वेस्ट साइड में देखें
तो राजस्थान और गुजरात है। राजस्थान में थार का डेजर्ट है। तो ट्रॉपिकल में ही हमारे पास एक तरफ है ट्रॉपिकल डेजर्ट, और अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे तो आएंगे ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, 7 है। तो एक ही लाइन में, एक ही ट्रॉपिकल बेल्ट में हमारे पास क्या है, एक तरफ है डेजर्ट और दूसरी तरफ है रेन फॉरेस्ट। तो यानी कि बायोम के अंदर भी क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो सकती है। जब बायोम के अंदर आप चेंज करेंगे तो लैंडस्केप बन जाएगा। इस तरीके से चीजें आएंगी, है ना। ये चीजें हम आगे नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका ये है, हालांकि ये वाला पोर्शन यहीं पढ़ेंगे। सेकंड में आप थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ेंगे, लिव अर्थ का हमें कुछ पढ़ना नहीं है। फर्स्ट 2 चैप्टर्स प्योरली इकोलॉजी के हैं, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो। ह्यूमन इज एन बेसिकली नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ इकोलॉजी, नेचुरल इकोसिस्टम का पार्ट नहीं होता। और जो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज है वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस आएगा, है ना। बिकॉज बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो उसके लिए ह्यूमन इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है तो उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमंस की। ये सब चीजें हमें देखनी है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, है ना। ये तो हो गए हमारे इकोलॉजिकल हायरार्की। यहाँ से आप अगर आप नोटिस करना चाहें तो ये कर सकते हैं। एनसीईआरटी में जो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया गया है उसमें बायोम, स्टार लगा देता हूं, कम्युनिटी, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म, ये वो है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ना। इकोसिस्टम नेक्स्ट चैप्टर है, लैंडस्केप सिलेबस में नहीं है, और अर्थ के बारे में पढ़ने का कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज वो तो ज्योग्राफी के हिसाब से आएगा। क्या हुआ, ब्लड हो रही है इमेज? यस सर। सर शो ही नहीं हो रही। नहीं हो रही? नो। ठीक है, सर हो रही है अब। सब कुछ ठीक है वैसे तो। ठीक है, सर मैं अब ठीक है। ठीक है, इस शीट को हटा देता हूँ। हम इकोलॉजी के हिसाब से देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले दिया है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। एक जर्नल पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी किया गया है, एक टॉपिक है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को अगर आप एनवायरनमेंट के हिसाब से पढ़ोगे तो क्या कहलाएगा, ऑट इकोलॉजी, अकेला। और जब ग्रुप हो जाएगा तो पॉपुलेशन। चैप्टर के 2 टुकड़े कर लीजिए, एक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और एक पॉपुलेशन से रिलेटेड है। और फिर लास्ट में पॉपुलेशन से रिलेटेड, डिफरेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड एक सेक्शन आएगा जो हमारे हिसाब से कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। एनसीईआरटी ने उसको पॉपुलेशन इंटरेक्शंस करके नाम दिया हुआ। जब आएगा तब हम देखेंगे, फिलहाल अभी हमें पढ़ना है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में। यहाँ पे एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है जिसमें चीजें कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। उसमें यह समझाया गया कि ऑर्गेनिज्म से लेके जब हम अर्थ तक जाते हैं, जैसे भी हमने इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बनते कैसे हैं, इनको हम अलग अलग लेवल पे पढ़ते हैं तो ये कैसे बने होंगे, इनका बेसिकली प्रोसीजर क्या रहा होगा। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए मैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी पढ़नी है, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो अगर मेरे लेवल पे आप इकोलॉजी पढ़ेंगे तो मेरे बारे में स्टडी करेंगे। मेरे बारे में क्या स्टडी करेंगे, मेरा डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, जितने भी सेंस ऑर्गन, रिप्रोडक्शन, स्केलेटल, यही तो आएगा। एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो बेसिकली क्या स्टडी करोगे, उसकी फिजियोलॉजी। क्योंकि टेम्परेचर का रोल अगर हमारी बॉडी में है तो एंजाइम्स के लिए तो है कि एंजाइम टेम्परेचर से गवर्नड होते हैं, है ना। एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका नहीं रहता होगा, वो किसी और तरीके से मेंटेन करते होंगे। तो बेसिकली जब आप ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी पढ़ते हो तो उसका मतलब हो गया कि हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ह्यूमन की इकोलॉजी का मतलब है ह्यूमन की फिजियोलॉजी, बिकॉज इकोलॉजी में आएगा एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट किसको इन्फ्लुएंस करता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, पीएच, इन सबसे गवर्नड होती है। पीएच इज द केमिकल फैक्टर, टेम्परेचर इज द फिजिकल फैक्टर, है ना। तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी पढ़ने का मतलब है हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये आएगा कि अगर हम इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल की बात करें
तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो एनसीईआरटी से इसको डिस्क्राइब करके भी पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे अगर इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो उसकी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाएगी। इसमें आप क्या करते हो कि रिप्रोडक्शन करना है, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करना है। लैमार के हिसाब से सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस किसी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या थी? अपना नंबर इंक्रीज करना, रिप्रोड्यूस करना। लेकिन रिप्रोडक्शन करने के लिए सर्वाइवल भी तो जरूरी है। और सर्वाइवल कब होगा? इकोलॉजी में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो जैसे प्रे है तो वो अपने प्रेडेटर से बचेगा तो जिंदा रहेगा ना। डियर अगर लायन से बचेगा तभी तो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा। तो उसे बचना भी है लायन से, तो शेल्टर भी चाहिए होगा उसे प्रॉपर। और उसके बाद उससे भी पहले क्या चाहिए? खाने को कुछ चाहिए, बिकॉज डियर खाना तो बना नहीं सकता, एक कंज्यूमर है। तो वो ग्रास पे फीड करके अपना काम करता है। फूड, शेल्टर, मेटिंग। जब भी कोई इंटरेक्शन डेवलप होता है तो इसी सीक्वेंस में होता है और इन तीन चीजों के लिए होता है। पहले किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, दैट इज फूड। खाना खाएगा तो जिंदा रहेगा, उसे एनर्जी चाहिए। फिर नेचर में रहने के लिए उसे अपने ऊपर वाले से बच के रहना है तो शेल्टर चाहिए। डियर को बचना है लायन से तो उसे बचने के लिए शेल्टर चाहिए। एंड देन उसे अपोजिट पार्टनर चाहिए सो दैट वो अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, मेट कर सके। तो जो भी इंटरेक्शन है वो फूड, शेल्टर और मेटिंग के लिए होता है। रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? वो उस नेचुरल एरिया के हिसाब से अपने आप को चेंज करेगा, अडॉप्ट करेगा, उसमें अडॉप्टेशंस डेवलप हो जाएंगी। ये बेसिकली है क्या? दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म adaptations to their environment. In terms of reproduction and survival. दोनों में पहले सर्वाइवल आएगा, बाद में रिप्रोडक्शन आएगा, है ना? मैंने लिखा है, स्टेटमेंट है, लेकिन ये आपको याद रखना है। फूड, शेल्टर, मेटिंग, इसी सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म की चॉइसेस आती हैं। जिंदा रहना, न्यूट्रिशन चाहिए, शेल्टर अपने प्रेडेटर से बच के रहना, और फिर मेटिंग पार्टनर अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी बेसिकली इसकी इकोलॉजी है, और उसमें आपको रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल के लिए उसे एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करना होगा। कभी भी एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म के हिसाब से चेंज नहीं होता, हमेशा ऑर्गेनिज्म चेंज होगा एनवायरनमेंट के हिसाब से। पहले अर्थ बनी, फिर अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट की। अगर आप ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो अर्थ पहले बना, लाइफ बाद में आई। ऐसा नहीं है कि लाइफ बननी थी इसके हिसाब से अर्थ को डिजाइन कर दिया गया, है ना? जैसे अर्थ में जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती है कि ठीक है अर्थक्वेक आ गया, अब उस अर्थक्वेक में कौन जिंदा रहा, कौन मर गया, और मर जिंदा रहा तो कैसे जिंदा रहा, वो बात की बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डियर ये चाहे कि पहले मैं अपनी जगह चूज कर लूंगा। नहीं, नेचर ने जगह बना दी है, अब डियर को जहां सूट करना है वहां जाके रह ले। तो पहले अर्थ एग्जिस्ट करती है, बाद में ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, वही बेसिकली ये। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है कि अर्थ क्योंकि अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्लेनेटरी साइंस में अगर कुछ पढ़ा है केपलर्स लॉ के टाइम पे। तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस से थोड़ा झुका हुआ है, सन के अराउंड रोटेट कर रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है? लाइट और टेम्परेचर की में वेरिएशंस आते हैं, एनुअल वेरिएशंस टेम्परेचर में आएंगे और लाइट इंटेंसिटी में आएंगे। एंड बिकॉज ऑफ दीज वेरिएशन डिफरेंट सीजन बनते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 4 सीजन है, तो जो 4 सीजन है वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अर्थ पे जो लाइट आ रही है, जो लाइट की इंटेंसिटी है और जो एनुअल वेरिएशन टेम्परेचर में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा झुका हुआ है और वो सन के अराउंड रोटेट करती है। एक लाइन इसके रिगार्डिंग है। अगर मैं शॉर्ट्स में लिखूं तो अर्थ रोटेशन around the sun and
इट्स टिल्ट, झुकी हुई है, ऑफ द एक्सिस, ये नेचर है। इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि एनुअल वेरिएशंस आ गए। किस चीज में आएंगे, दो में, इन टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी। ड्यूरेशन भी लाइट का होता है। ये चीजें हो गई, लाइट तो विजिबल लाइट ही अर्थ की सरफेस पे आती है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट हो गए। जब एनुअल वेरिएशन आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट सीजन। हमारे पास सीजन बन गए। तो अलग अलग सीजन अर्थ पे कैसे बनते हैं, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर हम दो पैरामीटर्स को कंसीडर करें, एक आता है टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पैरामीटर है। उसके बाद आता है दूसरा पैरामीटर वाटर। वाटर को बेसिकली जब हम कंसीडर करते हैं तो उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर अर्थ पे हैं। एक तो रेनफॉल है ही, बारिश में बारिश का पानी तो सबको पता ही है। अगर बारिश का पानी टेम्परेचर की वजह से फ्रीज कर गया तो स्नोफॉल हो जाएगा। कई बार ओले भी गिरते हैं, है ना, कई बार बर्फ के बड़े बड़े गिरते हैं तो उन्हें स्लीट्स या हिल्स भी कहते हैं। फुहार भी आती है, ब्रीज कहलाती है। ड्यू की फॉर्म में भी वाटर आता है, दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ वाटर। तो वाटर की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, इसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, जिसमें रेनफॉल आएगा, स्नोफॉल आएगा, हेल स्टॉर्म्स आएंगे, स्लीट्स आएंगे, ब्रीज आएगा, ड्यू आएगा, और अगर कोई और भी है तो वो भी आ जाए। तो टेम्परेचर और वाटर, इन दोनों की वजह से डिफरेंट टाइप के बायोम्स बनते हैं। जब आप बायोम को पढ़ते हैं तो किसी भी बायोम में जो दो प्रॉपर्टी डिसाइडिंग है, दैट इज द एनुअल वेरिएशन इन टेम्परेचर, मीन एनुअल टेम्परेचर लिखा होता है, वाई एक्सिस पे आपकी बुक में लिखा है, और एक्स एक्सिस पे लिखा होगा एंड रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। रेन जहां रेन की फॉर्म में आ रही है, इट्स गुड। अगर रेन वाटर के अलावा कोई और फॉर्म में वाटर आ रहा है अर्थ की सरफेस पे, दैट कम्स अंडर प्रेसिपिटेशन। तो हमारे पास दो पैरामीटर हो गए, एक है टेम्परेचर और दूसरा पैरामीटर हमारे पास क्या है, रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में मैंने क्या बताया, इसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है आज। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर की अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो वो फॉर्म्स आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। अब इन दोनों में जो भी हमारा एनुअल वेरिएशन है, इनकी वजह से हमारे पास डिफरेंट बायोम्स बनते हैं। किसी भी बायोम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, अभी मैं उसको समझाऊंगा आपको। तो वो ग्राफ इसी बेस पे बना हुआ है, वो आपको बुक से ही देखना है। उसमें मेजर बायोम्स के बारे में स्टडी किया गया है इंडिया के, और उनमें जो एक्स और वाई एक्सिस पे पैरामीटर लिए गए हैं वो ये दोनों है ना, इसी हिसाब से बायोम आता है। ठीक। अब बायोम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दिए, लाइक डेजर्ट है, या रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट एरिया है, ठीक है, टुंड्रा है ना, एल्पाइन मीडोज, ये सब डिफरेंट बायोम्स हैं, सब ज्योग्राफी में पढ़ाए जाते हैं। अगर किसी को यहाँ पे पढ़ना है तो आपको ज्योग्राफी की बुक से पढ़ना होगा। तो
आपको बेसिकली इसको वहीं से पढ़ना होगा, तो आप फिलहाल याद ही कर लीजिए। डेजर्ट, रेनफॉल, इन सब की भी डेफिनेशन है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डेजर्ट को डिफाइन कैसे करोगे, इकोलॉजी के हिसाब से डेजर्ट का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को डिफाइन कैसे करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। टुंड्रा या अल्पाइन मीडोज, ये तो चलो टेक्निकल टर्म्स आपको लगेंगे, प्रॉपर जियोग्राफी के हैं, बट एक्चुअली डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, इन सब की भी डेफिनेशंस है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स। ये बायोम क्यों बने, क्योंकि इनमें टेम्परेचर और रेनफॉल का डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब बायोम बन गए तो इस बायोम के अंदर लोकल वेरिएशन होंगे, लोकल वेरिएशन जिन्हें आप वेदर बोलते हैं। अगर बोलना है क्या, सर ब्लर हो गया था। ओके, किसी और का भी ऑन, ठीक है। सो ये बायोम्स बन गए। अब इन बायोम के अंदर वेदर वाले चेंजेस आएंगे। वेदर कहलाता है शॉर्ट टर्म चेंजेस, क्लाइमेट कहलाता है लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज। तो जैसे क्लाइमेट्स बनी है, डिफरेंट सीजन क्लाइमेट्स बन गई, ऐसे अब वेदर बनेंगे। वेदर के हिसाब से लोकल बायोम्स बन जाते हैं। लोकल बायोम का मतलब है जो लोकल वेरिएशंस आएंगे, जो रीजनल वेरिएशंस होते हैं। जैसे कई बार आप देखोगे रोड पे खड़े होके, मैंने तो कई बार इस चीज को देखा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि सामने बारिश हो रही है बट यहाँ नहीं हो रही, तो या दिल्ली में कोई एक साथ तो बारिश नहीं होती। तो रेनफॉल भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एक लिमिटेड एरिया के अंदर हो रही है, जबकि पूरे दिल्ली की क्लाइमेटिक कंडीशन एक ही जैसी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में भी क्लाइमेटिक कंडीशन का वेरिएबल हो। दिल्ली में जो भी है वो वेदर के चेंजेस हो सकते हैं कि साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली का अलग अलग है बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो चेंजेस हैं वो लोकल चेंजेस कहलाते हैं। दीज आर नॉट क्लाइमेटिक चेंजेस। क्लाइमेटिक चेंजेस क्या है कि आप दिल्ली को कंपेयर कर रहे हो शिमला से, या आप हिमाचल से कंपेयर कर रहे हो, स्टेट वाइज कंपेयर करिए। बिकॉज आप इंडिया के मैप को अगर इमेजिन करोगे तो उसमें दिल्ली नीचे आ रहा है और शिमला या हिमाचल प्रदेश है वो हाई एल्टीट्यूड का है। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको उत्तराखंड, और उससे ऊपर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर, फिर और ऊपर जाएंगे तो आपको चाइना मिलेगा, और ऊपर जाएंगे तो फिर आपको और अलग अलग कंट्री मिलते जाएंगे। टॉप पे आप जाएंगे तो आपको ग्रीनलैंड नजर आएगा जो बिल्कुल पोल पे एग्जिस्ट करता है। तो और नीचे आएंगे तो उस हिसाब से नीचे भी वेरिएशन है। तो नॉर्थ टू साउथ पोल डिफरेंट कंट्री है जो अलग अलग बेल्ट पे लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड के ग्रेडियंट्स को शो करते हैं। अर्थ जो ग्लोब वाला अर्थ है उस पर आप इस चीजों को समझ सकते हैं। तो जो लोकल वेरिएशंस आएंगे उनकी वजह से अलग अलग टाइप की हैबिटेट्स बनेंगी, है ना। लास्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट आएगा कि कुछ रीजनल वेरिएशन होंगे। लोकल वेरिएशन, लोकल वेरिएशन से विद इन बायोम, एक ही बायोम के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा, डिफरेंट टाइप की हैबिटेट्स बन जाएंगी। और हमें हैबिटेट पे ही जाना था क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही लिखा था कि हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी उसकी हैबिटेट के हिसाब से करेंगे। तो एक अर्थ से लेके एक हैबिटेट तक बनने तक अलग अलग चीजें हैं। तो इसी बेसिस पे इकोलॉजी, जैसे हमने कहा था कि हम अलग अलग लेवल बना रहे हैं, तो आपने एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ा तो उसकी फिजियोलॉजी बेसिकली हो गई। अर्थ आप समझते ही हैं, अर्थ में अलग अलग क्लाइमेट्स बनती हैं, सीजन बनते हैं, क्यों बनते हैं वो देखा। फिर उन सीजन के हिसाब से अलग अलग वेरिएशंस आएंगे तो उसके हिसाब से मेजर बायोम बनेंगे। फिर बायोम के अंदर लोकल वेरिएशंस आएंगे जिनसे अलग अलग टाइप की हैबिटेट्स बनती हैं। इन्हीं हैबिटेट्स में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है। जो आपने शुरू में लिखा कि ऑर्गेनिज्म जब अडॉप्ट होगा तो इन्हीं हैबिटेट्स के हिसाब से। अब ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा जो हैबिटेट्स बनती हैं वो फेवरेबल ही हो। इट्स नॉट नेसेसरी, है ना, कि आप जो भी हैबिटेट बनाएंगे वो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग हो। कोई भी हार्श हैबिटेट में क्यों रहना चाहेगा। आप भी घर वहां बनाओगे ना जहां से आपको चीजें सही लगे। दिल्ली के अंदर सिटी में बना लिया, सारी चीजें मिल गई। ऐसा तो है नहीं कि आप ग्रेटर नोएडा से आगे कहीं घर बनाएंगे और जॉब आपको दिल्ली में करनी है, अगर चॉइस के हिसाब से देखा जाए तो। बिकॉज सबको अपनी फेवरेबल कंडीशंस चाहिए।
लेकिन एस का मतलब ये भी नहीं है कि दूर दराज के एरिया में कोई रहता ही नहीं होगा, कुछ लोग तो वहां भी रहते होंगे। वहां पे रहने के लिए वो उस हिसाब से अडॉप्ट होंगे। अब जो गांव में रह रहा है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मॉल में क्या चल रहा है, वो अपने गांव में खुश है। जो मॉल में रह रहा है वो अपने मॉल के हिसाब से खुश है। तो अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट के हिसाब से भी कंडीशंस हैं, तो अनफेवरेबल में रहने के लिए भी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को चेंज कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ऑर्गेनिज्म तो आप अगर देखोगे, मान लीजिए आप कोई भी इस टाइप का नेट जियो देखिए या डिस्कवरी देखिए, तो आपको पूरा वेरिएशन दिखाया जाता है वहां पे। आपको एल्पाइन मीडोज में रहने वाले एनिमल्स भी मिल जाएंगे, आपको पोल्स पे रहने वाले, पोलर बियर भी तो पोल्स पे रह ही रहा है ना, स्नो लेपर्ड भी तो उसी एरिया में है। अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एशियाटिक लाइन है, तो उसके हिसाब से वहां पे वो भी तो रह रहे हैं। तो अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग एनिमल्स आ गए या अलग अलग प्लांट्स आ गए। तो जो भी वेरिएशंस आ गए, लोकल वेरिएशन, इनकी वजह से हैबिटेट्स बन गई। अब ये हैबिटेट्स अलग अलग है बेसिकली। कुछ हैबिटेट हार्श हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स हैं, और कुछ ऐसी हैं जो फेवरेबल होगी। जस्ट ए मिनट। सो हैबिटेट्स फेवरेबल तो हैं ही, देयर आर फ्यू जिन्हें आप एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट्स की कैटेगरी में लाते हैं। अब ये हैबिटेट्स कौन सी हैं वो डिपेंड करता है, आप सारी वेरिएबिलिटी कंसीडर कर लीजिएगा। एक तरफ डेजर्ट है, जैसे आपकी बुक के जो एग्जाम्पल है उसमें राजस्थान का डेजर्ट है, जहाँ पे रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन ना के बराबर। तो डेजर्ट में रहने वाले भी एनिमल और प्लांट्स हैं। मान लीजिए कैमल ही रह रहा है, तो कैमल अडॉप्टेड होगा। क्या चेंजेस कैमल की बॉडी में आए वो हम टॉपिक बाद में है, एडॉप्टेशंस वो भी देखेंगे। या प्लांट्स हैं, जीरोफाइट्स होते हैं उस हिसाब से। दूसरी तरफ यहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, 8-10 साल में कभी कभार हो गई तो हो गई, वरना नहीं होगी। कुछ ऐसे हैं जो पूरे साल भर हमेशा भीगे रहते हैं, रेन सोक्ड। मेघालय के फॉरेस्ट हैं। अब यहाँ हमेशा बारिश रहेगी तो उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेड होंगे। डीप ओशियन ट्रेंचेस भी हैं। ओशियन के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है। ह्यूमन का सर्वाइवल नहीं हो सकता वहां पे, लेकिन ऑर्गेनिज्म उसके साथ इंपॉर्टेंट हो गए हैं, है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर है, उसे हम टोरेंशियल स्ट्रीम्स बोलते हैं। है ना। इसके अलावा स्नो में अगर आप जाएंगे तो ऐसी भी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर इतना कम है कि सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो जम गया, वो वाटर वेपर से निकल के सॉलिड स्टेट में चला गया, स्नो बन गया। परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है, ऐसी मिट्टी है जो हमेशा जमी रहती है, उसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है? परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। ये नीट का ही क्वेश्चन है, परमाफ्रॉस्ट का मतलब क्या है। दिस इज परमानेंटली फ्रोजन सॉइल। सॉइल में जो वाटर होगा वो लो टेम्परेचर की वजह से फ्रीज हो गया, तो सॉइल पूरी तरीके से जम गई, तो उसे हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म वहां पे भी है। पोल्स में आप जानते ही हैं, पोलर एरियाज भी हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, टेम्परेचर बहुत कम है बट फिर भी सर्वाइवल है ना। इसी तरीके से हाई माउंटेन के जो टॉप्स हैं वहां पे प्रेशर बहुत कम होगा, बट फिर भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल वहां पे भी है ना। ये इंपॉर्टेंट है। थर्मल स्प्रिंग्स, आपने कभी 11th में पढ़ा हो, थर्मो एसिडोफाइल आर्की बैक्टीरिया, वो बॉइलिंग वाटर के अंदर रह लेते हैं। थर्मल स्प्रिंग्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली बॉइलिंग वाटर रिलीज हो रहा है, बैक्टीरिया वहां पे भी सर्वाइव कर जाता है। इवन कंपोस्ट पिट्स भी होती हैं,
जहाँ लाइकेन ग्रो करते हैं, लाइकेन एसिडिक नेचर के होते हैं, हो सकता है वो भी आपने पढ़ा हो, तो वो उस एसिड की प्रेजेंस में भी ग्रो कर जाएंगे। इवन हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी आप अगर देखोगे तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, है ना। हमारी इंटेस्टाइन भी आपकी बुक में लिखा है कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोफ्लोरा एंड फना, बैक्टीरिया बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी वो भी एक यूनिक हैबिटेट है। ह्यूमन इंटेस्टाइन भी एक हैबिटेट है उन बैक्टीरिया के लिए, उनके लिए वही उनका इकोलाई अगर आप कंसिडर करो तो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन इंटेस्टाइन, क्योंकि वो उसी के अंदर रहता है। ये सब वो कंडीशंस है जहाँ पे यूजुअली लाइफ को शायद नहीं सस्टेन किया जा सकता। एक सिंपल पॉट में प्लांट लगाना है, इट्स टू इजी, बट अगर आपको एक परमानेंटली फ्रोजन सॉइल में कोई ट्री लगाना है या कोई ग्रो कर रहा है तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। प्लांट ने अपने आप को चेंज किया होगा उस टेम्परेचर के हिसाब से तो कर पाएगा, वरना नहीं हो सकता। डेजर्ट में अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, कैक्टस ग्रो कर रहे हैं या सकुलेंट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने अब उस हिसाब से अपने आप को चेंज किया। तो हैबिटेट्स फेवरेबल नहीं होती, कई बार एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट भी है जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आती है। अब किसी भी हैबिटेट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हो सकती है, कोई भी हैबिटेट में बेसिकली दो चीजें आती है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक बायोटिक जो लिविंग कंपोनेंट है और एक एबायोटिक। किसी भी हैबिटेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टी हैं, वो इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है कि उसमें लिविंग और नॉन लिविंग क्या क्या है ना। एबायोटिक कंपोनेंट में बेसिकली क्या आएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये फिजियो केमिकल हो गया, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब फिजिकल फैक्टर हैं। पीएच, वाटर, मिनरल्स, ये सब केमिकल फैक्टर्स हो गए। और बायोटिक में क्या आएगा, बायोटिक में ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस आ जाएंगे। अब ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, पूरा हमें आगे टॉपिक पढ़ना ही है। प्रेडेशन है, किसी प्रे प्रेडेशन, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, चेज किल एंड कंज्यूम, जैसे प्रे डियर हो गया, प्रेडेटर लायन हो गया। पैरासिटिज्म भी होता है, जैसे कैटल की बॉडी पे न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया, कैटल्स में निमोनिया कॉज कर रहा है ना। या कैटल की बॉडी पे एक्टोपैरासाइट लीच, ब्लड सकिंग है। तो प्रेडेशन भी हो गया, पैरासिटिज्म भी हो गई। कई बार कंपटीशन भी होगा, एक ही लेवल पे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास को रैबिट भी कंज्यूम करता है और ग्रास को ग्रास हॉपर भी कंज्यूम करता है। ग्रास हॉपर भी ग्रास पे अटैक करता है और रैबिट भी ग्रास पे करता है। तो लेकिन ग्रास हॉपर एक इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा, रैबिट एक मैमेलिया से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा। दोनों अलग अलग फाइलम के हैं, फिर भी दोनों एक ही रिसोर्स के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, और आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो जो ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस हैं उनमें बहुत सारे पढ़ने हैं। वी हैव 7 टाइप ऑफ इंटरेक्शन जो हमें स्टडी करने हैं इसी चैप्टर में। तो वो बायोटिक और इन्हीं की वजह से हैबिटेट डिसाइड होती है। जैसे कहीं पे कंपटीशन सीवियर होता है, कहीं पे कंपटीशन होता ही नहीं। अगर मान लीजिए नीट में केवल 10 सीटें हैं और 1000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका मतलब कंपटीशन सीवियर हो गया। उल्टा होता, सीटें 1000 हैं पर फॉर्म भरने वाले 900 बच्चे हैं, तो कंपटीशन क्या है, सबका हो ही जाएगा सिलेक्शन। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि नीट में सिलेक्शन मीन्स ऑर्गेनिज्म के हिसाब से सर्वाइवल। तो सर्वाइवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपटीशन सीवियर है या कंपटीशन है ही नहीं, लेस है। ये भी हम आगे स्टडी करेंगे कि कंपटीशन कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ये सब चीजें हैबिटेट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती है। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से फाइनली एक ऑर्गेनिज्म को उसका स्टेटस मिलता है, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। जब एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है, तो इवॉल्व होने के लिए जो की फोर्स है एज पर डार्विन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो जब ऑर्गेनिज्म इस नेचुरल सिलेक्शन से गुजरेगा तो फिर उस वो अडॉप्ट होगा, इवॉल्व होगा, इन्वायरमेंट के हिसाब से रहने के लिए ऑप्टिमाइज होगा। चेंज हमेशा ऑर्गेनिज्म होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। नेचर कभी चेंज नहीं होती, है ना। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस बदल गई, मान लीजिए कहीं पे सूखा पड़ने लगा, ड्रॉट पड़ने लगे। अब ड्रॉट तो पड़ रहा है, वो तो नेचर हो गई। अब ड्रॉट के हिसाब से प्लांट एनिमल को देखना है कि वो लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे तो मर जाएं, और अगर कर सकते हैं तो चेंज होना पड़ेगा, अडॉप्ट होना पड़ेगा। हो गए तो ठीक, नहीं हो गए तो वैनिश।
है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ड्रॉट पड़ना बंद हो जाए, क्यों? क्योंकि प्लांट को सरवाइव करना है, वो नहीं हो सकता। तो ड्रॉट पहले आएगा, प्लांट एनिमल बाद में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट। तो जब ऑर्गेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन से गुजरेगा तो वो अपनी हैबिटेट में रहने के लिए ऑप्टिमाइज होगा, इवॉल्व होगा। ये मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक फोर्स में गया, दैट की फोर्स इज नेचुरल सिलेक्शन। सर ऊपर कर दीजिए। एक मिनट बेटा। जब नेचुरल सिलेक्शन से कोई भी ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद जब यहां से बाहर आएगा, अगर नेचर इस चीज को फेवर कर लेगा तो वो इवॉल्व होगा, उसका एवोल्यूशन होगा। और एवोल्यूशन में हुआ क्या? दिस इज बेसिकली अडॉप्टेड टू ऑप्टिमाइज its survival and reproduction in its habitat. उस हैबिट में रहने के लिए उसे नेचुरल सिलेक्शन से गुजरना होगा। ऐसा भी नहीं होता कि हर आदमी चेंज कर ले। मान लीजिए आज मुझे बॉटनी पढ़ाने के लिए काम मिल रहा है, स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोविड का केस आया, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों ने प्रोफेशन तक चेंज कर ली। तो कोविड आया, ये हम नहीं चाहते थे, वो नेचर का था, काम आ गया, नेचर का आ गया। अब क्या करना है? इस बदले हुए एनवायरनमेंट में हमें गुजरना है। अगर हम गुजर गए, क्रॉस कर गए तो ठीक, नहीं तो खत्म हो गए बहुत से लोग। क्रॉस करने में ये इंपॉर्टेंट है कि हम जब चेंज करेंगे, मान लीजिए मेरे काम खत्म होता है या कुछ नहीं होता, बहुत से लोगों का जो काम करते थे वो खत्म हो गया, डेली वेजेस पे काम करते थे, वो काम खत्म हो गया। जो पढ़ाता था वो पता चला कि अब कुछ और काम करने लगा, शॉप खोल ली। तो शॉप खोलने से शॉप चल नहीं जाएगी। शॉप खोलने के बाद एज ए शॉपकीपर आपको लोग एक्सेप्ट कर लें, आपकी शॉप से परचेज करने लगे, देन आपकी शॉप चलेगी और आप अपने सर्वाइवल के लिए कुछ अर्न कर पाओगे। तो ये ऐसा नहीं होता कि ऑर्गेनिज्म ने चाहा कि मैं तो ड्राई एनवायरनमेंट में रहने के लिए चेंज कर लेता हूँ। चेंज तो ऑर्गेनिज्म कर लेगा, बट वो चेंज आगे फॉलो भी तो हो। वो फॉलो तब होगा जब ये नेचुरली सिलेक्टेड होगा। यही तो डार्विन का कॉन्सेप्ट था। लैमार्क ने तो कहा कि बस केवल चेंज होना चाहिए, एक्वायर्ड करेक्टर होना चाहिए। लेकिन एक्वायर्ड करेक्टर को इनहेरिट होने के लिए एक फोर्स चाहिए, दैट फोर्स इज नेचुरल सिलेक्शन। उसी से डार्विन का रोल आ गया। आज तक वैलिड है डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन आज भी फॉलो होता है। जबकि लेमार की थ्योरी का था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, कुछ जगह पे फॉलो होता है, कुछ जगह पे नहीं होता। तो ये वेरिएशंस आते हैं। तो ये सब एक स्टार्टिंग के पैराग्राफ में दिया है। शुभम कह रहा है सर का नेचुरल सिलेक्शन हो गया कोविड में। सर पहले से पढ़ाते थे। ये एग्जाम्पल आपको मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपको या सारे स्टूडेंट्स को 18 सालों से पढ़ा रहा हूँ, यही देते हैं हम, बिकॉज आपको यही एग्जाम्पल समझ में आता है ना। अभी हम फेस टू फेस होते तो मैं आपको कैल्विन की बिल्डिंग को लेके ही पूरी इकोलॉजी समझा देता कि इकोलॉजी के लेवल कैसे समझाए जाते हैं ना। बिकॉज हम जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देते हैं वो हमें आसानी से समझ में आते हैं, है ना। अदरवाइज ऑर्गेनिज्म और उसकी हैबिटेट को समझने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे दो वर्ड आएंगे या दो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं इससे पहले कि हम अगले टॉपिक पे जाएं। दीज टू पॉइंट्स आर निच, एक वर्ड यूज करते हैं इकोलॉजिकल निच। हालांकि अगले चैप्टर में दिया है एनसीईआरटी में, बट हम इसको यहीं पढ़ेंगे, हमें इसकी जरूरत है। व्हाट इज इकोलॉजिकल निच? ये क्या चीज है? और फिर एक इसी से रिलेटेड एक अनदर टर्म भी आएगा। इकोलॉजिकल निच का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल हैबिटेट में होता है तो नेचर में उसका एक प्रिसाइज रोल है, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। जैसे एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में अगर कोई ट्री है तो उस ट्री का एक रोल है कि वो इतना न्यूट्रिएंट लेगा, इतनी ऑक्सीजन छोड़ेगा, इतने कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा, इतना डिकम्पोजिशन में जाएगा।
उसका पूरा एक रोल है। अगर मान लीजिए 100 लोग मिलके एक इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं तो उसमें से एक कम कर दोगे तो फर्क पड़ेगा ना, 99 के हिसाब से कुछ तो 99 पे बढ़ेगा ना, एक का काम 99 लोगों को थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रोल होता है, चाहे वो उसके पोजीशन को लेके हो या उसके फंक्शन को लेके हो। पोजिशनल एंड फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, उस रोल को हम क्या बोलते हैं, निच बोलते हैं। हम क्योंकि नेचर में बात कर रहे हैं, इकोलॉजी में, तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल निच, है ना। ये क्या है, ये स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर को आप पोजीशन से ले सकते हो, पोजिशनल, एंड फंक्शन, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in an ecosystem। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इकोलॉजिकल निच बोलते हैं। ये है, इसी निच की वजह से ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है, रिसोर्सेस की डाइवर्सिटी को यूज कर सकता है, इकोसिस्टम में उसको यूटिलाइज कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम इज एन इकोसिस्टम। अलग अलग तरीके के बच्चे भी हो सकते हैं एक जगह पे, एक ही क्लास के एक सेक्शन के हो सकते हैं। मान लीजिए साइंस के ही केवल हैं, क्लास 11th है बट साइंस अलग है, कॉमर्स अलग है, आर्ट्स अलग है स्कूल में। अब एक साइंस की क्लास ले लीजिए, एक साइंस का सेक्शन ले लीजिए, 11th A फॉर एग्जाम्पल। उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट्स की एक सीट फिक्स कर दी जाए, तो होगा क्या कि अगर कोई स्टूडेंट किसी दिन नहीं आएगा तो वो सीट खाली छूट जाएगी, उस सीट पे कोई और नहीं आएगा, तभी वो उसकी पोजीशन फिक्स कहलाएगी ना। अगर उसकी जगह कोई और आ जाएगा तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक साइंस का स्टूडेंट कम हो गया, 29 आज आए हैं, तो चलो 30 करने के लिए एक 8 से उठा के बैठा देते हैं, ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं हो सकता। और 29 स्टूडेंट से क्लास होगी, बट एक की प्रेजेंस भी तो इम्पोर्टेंट थी ना, एक का भी तो कोई ना कोई तो रोल होगा ना उस क्लासरूम को मैनेज करने में। ये 30 स्टूडेंट्स होते तो मान लीजिए वो स्टूडेंट वो होता जो ज्यादा क्वेश्चंस पूछता, या वो होता जो क्लास मॉनिटर या रिप्रेजेंटेटिव होता, या वो स्टूडेंट होता जो सबसे ज्यादा शैतानियां करता। तो कोई ना कोई तो क्लास 1.5 घंटे की है, उस इंटरेक्शन से टीचर का कोई ना कोई तो इंटरेक्शन होता ही होगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रोल है इकोसिस्टम में, उसकी पोजीशन स्ट्रक्चर को लेके एज वेल एज उसके फंक्शन को लेके। उसी रोल को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निच। इसी रोल की वजह से, इसी निच की वजह से वो किसी भी नेचुरल एरिया के अंदर अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है, उसको टॉलरेट करने के लिए कंडीशंस को, या उसके रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए, है ना। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से होगा क्या, ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी को टॉलरेट कर सकता है। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट डाइवर्सिटी, किसमें है, इन रिसोर्सेस एंड यूटिलाइजेशन इन इकोसिस्टम। मान लो ऑफिस में 10 पर्सन काम कर रहे हैं, दो नहीं आए, तो 8 लोग अगर मान लीजिए डेली अगर कहा जाए कि वो 10 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, 10 पीपल हैं, 10 लीटर डेली वाटर कंज्यूम हो रहा है, तो मैनेजमेंट ने 10 लीटर का एक लगा दिया कि 10 लीटर पानी रोज चाहिए, आरओ वो पहुंचा देगा। ऑफिस में अब 9 लोग हो गए, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा ही आ रहा है ना। एक एक लीटर अगर मान लीजिए 9 दिन बचा तो एक दिन की कॉस्ट बच गई ना। तो इसका मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रोल हो गया, कम से कम यही रोल है कि वो पानी पी रहा है। रोल तो रोल ही है, फंक्शन तो फंक्शन ही है, कोई ना कोई तो काम करता ही होगा, ऑफिस में खाली बैठने के लिए तो नहीं आता हो। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का रोल है। ऐसा नहीं होता कि आप सोचे कि एक फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्री लगे, एक ट्री काट लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, मैथमेटिकली तो पड़ेगा, बिकॉज एक सिंगल ट्री भी कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करके ऑक्सीजन देता ही होगा। कुछ ना कुछ तो अर्थ की में जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, उसमें कंट्रीब्यूट करता ही होगा थोड़ा बहुत। वो भी एक ट्री है तो किसी न किसी हार्बीवोर को फीड करता ही होगा, लीफ की फॉर्म में करे या फ्रूट की फॉर्म में करे या डेड मटेरियल की फॉर्म में
डिकम्पोजर्स को न्यूट्रिशन देता ही होगा। अगर फॉरेस्ट से एक ट्री कम होगा तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो दैट पार्ट इज इकोलॉजिकल निच। अब यहाँ पे एक दूसरा वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड निच थ्योरी। निच थ्योरी क्या कहती है? निच थ्योरी ये कहती है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का रोल फिक्स है, उसकी पोजीशन और उसका फंक्शन फिक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं ऑक्युपाई कर सकता। जैसे मैंने बोला कि क्लास में एक स्टूडेंट नहीं आया, सीट खाली छूट गई। अगर एक खाली सीट छूट गई तो कोई दूसरा आके वहां नहीं बैठ सकता ना। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म एक इकोलॉजिकल निच को शेयर नहीं कर सकते। नो टू ऑर्गेनिज्म शेयर ए कॉमन इकोलॉजिकल निच, दैट इज कॉल्ड निच थ्योरी। निच थ्योरी क्या स्टेट करती है? वर्ड यूज करेंगे हम, निच थ्योरी। ये क्या है? दिस इज नो टू organisms share a common ecological niche। दो लोगों की निच एक नहीं हो सकती, है ना? जो काम फॉरेस्ट में एक ट्री कर रहा है वो काम कोई और ट्री नहीं कर सकता। हो गई होगा। मान लीजिए घर में, और ऐसा भी है कि अगर मान लीजिए आप कहें कि सर ट्री तो वही है जो था, एक ट्री हटा दिया पाइनस का, दूसरा ट्री लगा दिया पाइनस का, तब भी जब आप ट्री को हटा के जब दूसरा ट्री लगाओगे ना, तो दोनों की एज का डिफरेंस होगा, दोनों के बायोमास का डिफरेंस होगा, दोनों के रिसोर्स के यूटिलाइजेशन का डिफरेंस होगा। एग्जैक्ट हो ही नहीं सकता, है ना? हम जो सोचते हैं वो ऑलरेडी लोग सोच चुके हैं और एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर चुके हैं। तो एक्चुअली यही है कि कोई भी दो, मान लीजिए मैं अपने घर में कुछ अर्न कर रहा हूँ, तो अगर मैं नहीं हूं तो उतना ही अर्न कोई और करके लाएगा, पैसे में ला सकता है। फंक्शन बराबर हो गया कि वो भी फॉर एग्जाम्पल 10,000 अर्न कर रहा है, उसकी जगह अब कोई दूसरा आ गया वो भी 10,000 अर्न कर रहा है। बट क्या पहले का जो इंटरेक्शन फैमिली के साथ था वो दूसरे का हो सकता है? कुछ ना कुछ तो वेरिएशन आएगा। तो इसका मतलब है कि कोई किसी की पोजीशन शेयर नहीं कर सकता, सबकी पोजीशन फिक्स है, सबका फंक्शन फिक्स है। तो जो रोल है वो इकोलॉजिकल निच हो गया। और क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म एक ही निच को शेयर नहीं कर सकते, तो उसको हमने निच थ्योरी का नाम दे दिया। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में। अब एक कंडीशन ये भी है कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे निच को शेयर कर भी सकते हैं, है ना? कैसे करेंगे वो भी आएगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि निच है एक ही बट दो लोग शेयर कर लें? ये भी पॉसिबिलिटी है। हम हालांकि इस टॉपिक को किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। उसको बोलेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन, रिसोर्स पार्टिशनिंग। अगर रिसोर्स की पार्टिशनिंग कर दी जाए तो दो ऑर्गेनिज्म एक ही निच को शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझा सकता हूँ, मैं स्कूल का एग्जांपल इसलिए दे रहा था बिकॉज क्या हुआ कि ठीक है, एक स्कूल की कैपेसिटी है 1,000 स्टूडेंट्स आ सकते हैं क्योंकि 1,000 सीट्स आर देयर। चल रहा है स्कूल, हर एक बच्चे की सीट फिक्स हो गई, हर एक बच्चे ने फीस पे की जो स्कूल के लिए उसका रोल हो गया। क्यों बच्चा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो फी के पे कर रहा है। 999 रह जाते तो एक स्कूल के बच्चे की जो फीस थी वो मैनेजमेंट के हिसाब से लॉस में जाती। तो हर एक स्टूडेंट का एक रोल है कि वो फी पे कर रहा है जिससे स्कूल चल रहा है, और उसकी एक पोजीशन स्कूल ने दे दी, दैट इज द सीट इन ए पर्टिकुलर सेक्शन और पर्टिकुलर क्लास। अब मैं बात आपसे कह रहा हूं कि क्या वो सीट या वो फीस शेयर हो सकती है? हो सकती है। कैसे होगी? स्टूडेंट बढ़ने लगे दिल्ली में, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया? स्कूल को दो शिफ्ट में कर देते हैं, एक ही बिल्डिंग, एक ही सीट, लेकिन दो पर्टिकुलर टाइम पे दो स्टूडेंट उसको ऑक्युपाई कर रहे हैं। सुबह जो स्टूडेंट बैठा है उसी सीट पे शाम को कोई और स्टूडेंट बैठेगा। मॉर्निंग में जो प्रिंसिपल की चेयर है शाम को वो किसी और पर्सन की होगी, वो भी प्रिंसिपल है। वो मॉर्निंग शिफ्ट का प्रिंसिपल है, वो इवनिंग शिफ्ट का प्रिंसिपल है। एक ही रिसोर्स को दो लोगों ने यूज किया, एक ही निच को दो लोगों ने शेयर किया। दैट इज व्हाट एडॉप्टेशन, कि हम बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज कैसे लाते हैं। चेंज इसी तरीके से लाते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली में ही बच्चों को पढ़ाना है, दिल्ली में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या सोल्यूशन निकलेगा? ऐसा तो होगा नहीं कि लोग दिल्ली में रहें और स्कूल बनाए ग्रेटर नोएडा, वहां दिल्ली भेजेंगे। उन्हें रहना भी अपने प्रेमिसेस में ही है, स्कूल पास में ही होना चाहिए पेरेंट्स के हिसाब से।
तो इट मीन्स कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल को शेयर करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर तो जगह है नहीं कि नया स्कूल बना लोगे। तो क्या किया गया कि हमने शिफ्ट डिवाइड कर दी, मॉर्निंग शिफ्ट अलग, इवनिंग शिफ्ट अलग। और कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले 20 सालों के बाद नाइट में भी स्कूल चलना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज जिस लेवल से स्टूडेंट बढ़ रहे हैं और स्कूल्स बढ़ नहीं रहे, सीटें फिक्स है, तो या तो कंपटीशन बढ़ेगा, या फिर अगर कंपटीशन को अवॉइड करना है तो फिर आपको रिसोर्स की पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी। 8 घंटे से स्कूल 6 घंटे पे आया है, 6 घंटे से हो सकता है 5 घंटे पे चला जाए, 4 घंटे पे चला जाए। 24 घंटे में 4 4 घंटे की 6 शिफ्ट बनाई जा सकती है। सबका स्टाफ बदल दो, बिल्डिंग वही की वही रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड कि एनवायरमेंट चेंज होगा तो उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म भी अडॉप्ट होगा, तभी सरवाइव कर पाएगा। अगर अडॉप्ट नहीं होगा तो वैनिश हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर चेंज नहीं हुआ तो खत्म हो जाएंगे। जैसे क्लासिकल एग्जाम्पल आगे भी आएगा डायनासोर्स का, कि बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से डायनासोर्स क्यों खत्म हुए मीजोजोइक एरा में। इसलिए खत्म हुए बिकॉज वो चेंज नहीं हो पाए। जो कार्निवोर थे उन्होंने सारे हार्बिवोर्स को खत्म कर लिया। अब सारे हार्बिवोर मीजोजोइक एरा में खत्म हो गए, तो कार्निवोर क्या खाएंगे। एक कार्निवोर ने दूसरे कार्निवोर को खाना शुरू कर दिया, तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अब उनके पास ऑप्शन क्या होता, ऑप्शन ये था उनके पास कि या तो वो हर्बीवोरस वाली हैबिटेट में चले जाते, कि चलो कार्निवोर की जगह हार्बिवोर बन जाए या खत्म हो जाए, यही ऑप्शन था। बिकॉज मीजोजोइक एरा में जिम्नोस्पर्म प्रोलिफरेट करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म्स बहुत सारे थे। जिम्नोस्पर्म टॉल ट्री होते हैं, डायनासोर्स भी टॉल ही थे, तो वो लीफ पे फीड कर सकते थे, बट क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए सिंपल लॉजिक है कि वो खत्म हो गए। तो इसीलिए हम इस पे हैबिटेट, इवोल्यूशन, ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो ये इकोलॉजी का पहला हेडिंग था, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसके बाद एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी से वो ग्राफ देखना है। उसमें मेजर बायोम्स के बारे में डिस्कस किया गया है ना। मैं आपको एक रफ समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, वो आपको एनसीईआरटी से ही समझना है ना। तो ग्राफ क्या है, लाइक दिस, ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे लिखा है रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पे लिखा है एनुअल एवरेज टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया कि बायोम बनाने के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। इनमें वेरिएशन आएगा, तो यहाँ पे बायोम्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे बने हैं, कुछ ऐसे बने हैं, कुछ ऐसे बने हैं, कुछ ऐसे बना हुआ है ना, कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे सर्किल और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने, इनके नाम भी लिखे हैं। तो आपको ये फिगर अपने दिमाग में बसाना है कि अगर मैं पूछूं कि ये सर्किल किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल ये ग्रासलैंड है, ये डेजर्ट है, ये अल्पाइन मीडोज है, इस तरीके से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। लाइकवाइज ये आपको डायग्राम अपनी एनसीईआरटी से याद करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इस एरिया को नीचे ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन इतना ड्रॉ करिए, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इस पर्टिकुलर बायोम का, ये जो बायोम बना हुआ है इसका आपको मिल जाएगा रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे स्केल बना होगा, तो यहाँ से एवरेज। तो किसी भी बायोम का टेम्परेचर और रेनफॉल कितना है वो आप एवरेज, रफ डेटा होगा, बहुत एक्यूरेट नहीं आएगा ना, पूछा जाता है आपसे एक्यूरेट, आपको याद हो जाएगा। ऐसे ये ग्रासलैंड का आ जाएगा, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये, तो ग्रासलैंड में टेम्परेचर का वेरिएशन कितना है और रेनफॉल कितना है वो मिल जाएगा। आप एक टेबल से अपने आप बना सकते हैं प्रैक्टिस से, और उसके क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो आप उनको कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज मेजर एबायोटिक फैक्टर, है ना। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है इकोलॉजी में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्योंकि ऑर्गेनिज्म अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ोगे तो हमने पहली लाइन लिखी है कि इकोलॉजी अगर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे पढ़ोगे तो बेसिकली वो इसकी फिजियोलॉजी ही बन जाएगी। तो वो बात तो वहीं खत्म हो गई। अब हमें इसमें देखना क्या है, हमें देखना यह है कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से। एबायोटिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले टेम्परेचर। अपने आप में यही एक क्वेश्चन है कि मोस्ट रेलिवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर क्या है ना, ये खुद नीट का क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है। So that factor is temperature.
और उसके आगे से फिर हम उसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से? सबसे पहला जो फैक्टर आएगा दैट इज टेम्परेचर। मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर हम जो पढ़ेंगे वो टेम्परेचर। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। अब इसमें क्या क्या लाइंस इंपॉर्टेंट है? पहली चीज ये कि मोस्ट रेलिवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर इज टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जितनी भी फिजियोलॉजी है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म है, उस सब में टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एंजाइम काइनेटिक्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप चाहे तो एनसीईआरटी से देख सकते हैं लाइन। इट अफेक्ट्स एंजाइम काइनेटिक्स। आपने पढ़ा है कि हर एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिविटी को शो करता है। ऑर्गेनिज्म में अगर आप एनिमल लेंगे तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट बीएमआर टेम्परेचर से गवर्न होती है। और बाकी के जितने भी फिजियोलॉजिकल अदर फिजियोलॉजिकल एक्शंस या एक्टिविटीज हैं, उन सब में टेम्परेचर आएगा। किसी भी चीज में आप आंख बंद करके कोई भी फिजियोलॉजी का प्रोसेस लीजिए, उसमें अगर आप उसकी डिटेल पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का रोल आ जाएगा। सिंपल है, मेटाबॉलिज्म है तो एंजाइमेटिक रिएक्शंस ही होंगी, और एंजाइम है तो टेम्परेचर अपने आप आ जाएगा। तो बॉडी में जो भी कुछ चल रहा है वो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, तो इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब टेम्परेचर में क्या क्या पॉइंट्स हम इन जनरल पढ़ सकते हैं? अगर आप एक अर्थ को समझेंगे, एक ग्लोब को, अर्थ को कैसे बनाते हैं? इस तरीके से, ये एक्सिस पे है ना। आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो ये क्या है? ये ट्रॉपिकल बेल्ट है। फिर उसके ऊपर क्या आता है? सब ट्रॉपिकल। यहाँ क्या आता है? टेम्परेट। यहाँ क्या आता है? आर्कटिक। ये क्या हो गया? हमारा पोल। मान लीजिए नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ये वेरिएशंस क्या कहलाते हैं? आप टेम्परेट से ऊपर जाते हैं तो ये है हमारा लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है इक्वेटर से पोल की तरफ। इक्वेटर से पोल या पोल टू इक्वेटर, जैसे पूछा जाए वैसा कर लीजिए। तो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाता है। इंडिया लगभग यहाँ पे है, लाइक दिस। आप इंडिया के मैप के हिसाब से पढ़ेंगे, ये सब ज्योग्राफी के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये यूपी का एरिया है, यहाँ दिल्ली आ जाएगा, फिर यहाँ शिमला आ जाएगा, यहाँ जम्मू कश्मीर आएगा, यहाँ पे नेपाल है, फिर यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ चाइना है एंड ऑल। यहाँ पे आपको कंट्री ग्रीनलैंड मिलेगा, जो सब नो मैंस लैंड के हिसाब से कहलाता है कि वहां कोई रहता ही नहीं। और बिल्कुल पोल पे चले जाएंगे तब तो वो पॉसिबिलिटी भी जीरो। तो बेसिकली क्या है कि जब आप इक्वेटर से पोल पे जाते हो तो टेम्परेचर क्या होगा? प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा। इक्वेटर से पोल पे का हम इसे क्या बोलते हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। ये लैटिट्यूड्स कहलाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनको। ये 0 से 20 है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो ये हमारे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हैं। तो हम सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं कि जब आप इक्वेटर से पोल पे जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। या हो सकता है उल्टा लिखा हो कि जब पोल से इक्वेटर पे आओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे चाहे लिख लीजिए। पॉइंट क्या है हमारा? इट डिक्रीजेस progressively from equator towards the pole। ठीक। दूसरा क्या है? अगेन ये डिक्रीज करता है फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ माउंटेन।
जैसे माउंटेन के बेस से आप माउंटेन के टॉप पे जाओगे तो भी टेम्परेचर कम होगा। ये क्या कहलाता है? ऊंचाई, एल्टीट्यूड कहलाता है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये जो इक्वेटर से पोल है ये क्या है? ये लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट है। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। और माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे जाएंगे तो क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट्स हम आगे भी पढ़ेंगे, बट फिर भी मैंने लिख दिया कि आपको लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड समझ में आने चाहिए। माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे भी टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, और इक्वेटर से पोल पे जा रहे हो तो भी टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है। अगर आप रेंज की बात करेंगे टेम्परेचर की, तो रेंज बहुत ज्यादा है पूरे अर्थ पे। अगर आप कंसिडर करें, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो तो है ही, लेकिन 0 से नीचे भी है, तो 50 से ज्यादा भी है, 100 से ज्यादा भी है। लाइफ हर जगह एग्जिस्ट करती है। मोर देन 50 टेम्परेचर पे भी, -20 पे भी लाइफ हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप वेरिएबिलिटी देखेंगे रेंज की, तो ये बिलो 0 है। सर हाँ, सर ये तो समझ में आता है कि इक्वेटर से पोल पर जाएंगे तो फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सर माउंटेन पे चढ़ने पर क्यों टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है? वहां पे तो सनलाइट और अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा थोड़ा होता है। और ऐसा भी नहीं है कि पोल्स पे लाइट नहीं होती है। किसने कहा कि पोल पे सनलाइट नहीं होती? मतलब अच्छे से नहीं पहुंच पाती है ना, जिस तरीके से सनलाइट यहाँ अच्छे से आ तो जाती है। उसके लिए फिर आपको फिर वहीं पे जाना पड़ेगा। केपलर्स लॉ के हिसाब से ये सन और अर्थ के बीच में जो एंगल ऑफ रोटेशन है, जो टिल्ट है, वही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्रॉपिकल बेल्ट पे मैक्सिमम सनलाइट आती है, मैक्सिमम आती है। मिनिमम पोल्स के हिसाब से आती है, और वो भी हर दिन चेंज होती है, पूरे साल भर बदलती रहती है। तो वो तो एक प्रॉपर एस्ट्रोफिजिक्स वाली बात आ गई कि जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है उसके हिसाब से लाइट की इंटेंसिटी और टेम्परेचर एक दूसरे से कोरिलेट हो जाते हैं। ये टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो रही होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि सन की रेस की वजह से ही गर्मी। बट एक्चुअली अर्थ में जो गर्मी है वो ग्रीन हाउस एनवेलप की वजह से ज्यादा है, जो हम कभी लास्ट में पढ़ेंगे कि अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में गैसेस कंपोजिशन है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रोक लेती हैं, जिससे हीट कर जाती है अर्थ। अदरवाइज अर्थ तो कोल्ड प्लेनेट होता अगर वो ग्रीन हाउस गैसेस ना होती। तो हम कभी लास्ट चैप्टर में उसको डिस्कस करेंगे। बट ये प्योरली फिजिक्स है कि अगर आप ये पढ़े कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए तो आपको प्रॉपर एंगल और सारी कैलकुलेशंस करनी होंगी, जो हमारे सिलेबस से बिल्कुल बाहर है। अब मैं तो एक सिंपल लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि माउंटेन के बेस से माउंटेन के टॉप पे डिक्रीज हो रहा है, और ऐसे ट्रॉपिकल से पोल्स पे जा रहे हैं, मतलब इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं, तो भी डिक्रीज हो रहा है। स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है कितना डिक्रीज हो रहा है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा कि इकोलॉजी आपको सिर्फ जर्नलाइज करके पढ़नी है, आपको टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाना, सिर्फ एक जर्नल एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखना है कि क्या क्या चेंजेस है। अब जैसे मैंने लिखा कि बिलो 0 भी पोल्स में है, बट हर जगह थोड़ा ना कि कांस्टेंट हो। बिलो 0 का मतलब है -1, -20, हो सकता है -40 भी हो। और एक ही जगह पे टेम्परेचर पूरे साल भर बदलेगा। ऐसा थोड़ा होता है कि सियाचिन में टेम्परेचर हर टाइम पे एक ही जैसा रहेगा। बिलो 0 रहेगा, सब जीरो बोला जाता है। सब जीरो रहेगा, लेकिन डिपेंड करता है। माउंटेन्स पे वो -40 भी जा सकता है विंटर्स में। समर में नॉर्मली वो -10, -20 के आसपास भी रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट। ऐसे हाई एल्टीट्यूड माउंटेन के टॉप पे जाओगे तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, लाइट की इंटेंसिटी भी आप देखोगे तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे कितनी है, डे नाइट के हिसाब से भी। और डे नाइट भी इंडिया में ज्यादा समझ में आती है क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर कोई और कंट्री होगा तो उसमें, जैसे आप कहते ही हैं कि भाई कोई उगते सूरज का देश है, तो कोई ऐसा भी है जहाँ पे 2 महीने के लिए तो पूरी रात होती है, 10 महीने के लिए केवल सनलाइट दिखाई देती है, या उल्टा भी है, 10 महीने के लिए सनलाइट नहीं होती, रात है, 2 महीने के लिए सनलाइट हो। तो ये तो पूरी अर्थ पे वेरिएबिलिटी आएगी कि किस कंट्री के अंदर क्या, क्योंकि कंट्री आ रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने लैटिट्यूड और कितने एल्टीट्यूड पे उसकी लोकेशन है, और उस पे सनलाइट कितनी आ रही है, उसके हिसाब से जो चेंजेस हैं वो आएंगे। तो ये पूरी ही टॉपिक, क्योंकि ये मैंने बोला ना कि जब आप बायोस्फीयर को पढ़ते हो तो वो अर्थ साइंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इकोलॉजी आपको लगेगा कि हम इकोलॉजी की जगह ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसको प्लानिटरी साइंस, एटमॉस्फेरिक साइंस या अर्थ साइंस करके पढ़ाया जाता है हायर क्लासेस में। और जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ये एक सिंपल इकोलॉजी, जैसे इकोसिस्टम लेवल पे पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओशियन, पॉन्ड, लेक, है ना, डेजर्ट, इन सब के बारे में हम बेसिकली यहाँ पे देख।
तो बिलो जीरो भी हो गया, जैसे आपको पोल पे मिल जाएगा या फिर हाई एल्टीट्यूड पे मिल जाएगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा भी है, ये आपको ट्रॉपिकल डेजर्ट में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा आपको मिल जाएगा, जैसे थर्मल स्प्रिंग्स में। एंड थर्मल स्प्रिंग्स के अलावा जो है वो डीप सी, समुद्र में बहुत नीचे जाके है, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। किसी मूवी वगैरह में अगर आपने देखा हो तो ये आपको मिल जाएंगे। समुद्र के नीचे भी, समुद्र का बॉटम ही आएगा बहुत किलोमीटर नीचे जाने के बाद, जैसे 10 किलोमीटर एक नॉमिनल रेंज हम कंसिडर कर लेते हैं कि 10 किलोमीटर डीप ओशियन का बॉटम है। और जब भी ओशियन का बॉटम है तो अर्थ के हिसाब से आप समझोगे, फिर वही फिजिक्स के हिसाब से, कि अर्थ में ऊपर क्रस्ट आता है, फिर बीच में मेंटल आएगा, सेंटर में अर्थ का कोर आएगा। तो अगर अर्थ की सरफेस पे मान लीजिए कोई ओशियन है, तो ओशियन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे मेंटल को तो टच करेगा, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ। अगर करेगा तो मेंटल मेंटल का जो टेम्परेचर है वो 1400 to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड है। मॉल्टन स्टेट में निकेल और आयरन प्रेजेंट है प्रोबेबली, जैसा जो आप कह सकते हैं जियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं। तो फिर वहां पे क्या होगा कि उन दरारों में जो पानी होगा वो तो बिल्कुल ही, बॉइलिंग तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, बट जब भी वाटर उस 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के कांटेक्ट में आएगा तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, बस वो ऊपर आते 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 सब डाइल्यूट होके नॉर्मल पानी है प्रेजेंट। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा भी है डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स में। थर्मल स्प्रिंग्स तो बॉइलिंग वाटर की होती ही है, तो उस हिसाब से 100 से ऊपर ले लिया आपने, तो रेंज भी हमारे पास कंप्लीट है। अब यहाँ पे यह आता है कि टेम्परेचर का क्या एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी पे कोई रोल पड़ता है, जिसे कहते हैं थर्मल टॉलरेंस। टेम्परेचर को टॉलरेंस की हिसाब से देखना है, ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली थर्मल टॉलरेंस है, एनिमल्स के लिए ये है ना, ऑन एनिमल्स। प्लांट में थर्मल टॉलरेंस वाली बात नहीं है, एनिमल्स की बात कर। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक कहलाते हैं यूरी थर्मल। एनसीईआरटी का टर्म अगर आप लेंगे तो क्या है, यूरी थर्मल। यूरी थर्मल का मतलब है जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, है ना, कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम सब मतलब मैमल्स है ना, एग्जाम्पल में बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर हम डेजर्ट में जाएं, पोल्स पे जाएं, कहीं भी जहाँ पे भी, अब इसका मतलब यहाँ तो नहीं हो सकता, थर्मल स्प्रिंग्स में भी अगर जाएंगे तो डिपेंड करता है। तो हम फिलहाल एक रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं, तो वी आर यूरी थर्मल एनिमल्स, है ना, हम यूरी थर्मल कहलाते हैं बिकॉज हम टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट कर लेते हैं। अगर आप इनको और टर्म्स में पढ़ेंगे तो जो यूरी थर्मल है बेसिकली उन्हीं को आप बोलते हैं होम्योथर्मल, हालांकि ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है। या इनको आप बोलते हैं एंडोथर्मल, इन्हीं को आप बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये ये सब यूरी थर्मल ही है, जो वाइड रेंज को टॉलरेट कर लेते हैं। जो नहीं टॉलरेट कर सकते वो क्या कहलाते हैं, वो स्टीनोथर्मल है। कांट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। इस हिसाब से आएगा, ये टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट आ जाएंगी। अब इनमें आप कुछ भी, ये तो लिख ही दिए, इनके अलावा आप इन जनरल कुछ भी लिखना चाहें, चाहे फिशेस लिखिए, एम्फीबियन लिखिए, रेप्टाइल लिखिए, सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब इनको कंट्रास्ट में अगर आपको लिखना है तो ये होम्योथर्मल है, तो ये पोकाइलोथर्मल्स कहलाते हैं।
एंडो की जगह एक्टोथर्मल लिख लीजिए, वार्म ब्लडेड की जगह कोल्ड ब्लडेड लिख लीजिए। एनसीईआरटी में सिंपल दिया है कि जो टॉलरेट कर सकते हैं वो यूरीथर्मल, जो नहीं कर सकते वो स्टीनोथर्मल, और नहीं तो बाकी चीजें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है जिसको हम एलन्स रूल कहते हैं ना। चेंज कर दो शीट। यहाँ पे एक टर्म है, इसको बोलते हैं एलन्स रूल। एलन्स रूल क्या है आगे हम पढ़ेंगे। स्टीनोथर्मल और यूरीथर्मल में जब आप यूरीथर्मल पढ़ोगे तो वो रेगुलेटर्स भी कहलाते हैं। वो कॉन्स्टेंसी जो इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर फिक्स रहेगा, चाहे आप डेजर्ट में चले जाओ चाहे आप पोल्स पे चले जाओ, इंटरनल 37 है, वही का वही रहेगा। तो हम ये कैसे कर लेते हैं, हम अपने ब्लड का टेम्परेचर वार्म ब्लडेड इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारा ब्लड का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इंटरनली कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि जो मैमल्स कोल्डर एरिया में होते हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो स्मॉल होती हैं, और जो वार्मर एरियाज में उनकी लार्जर होती है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है, बॉडी के एंडिंग पॉइंट्स, जहाँ पे हमारी बॉडी खत्म होती है। बॉडी कहाँ खत्म होती है, जैसे टेल पे खत्म हो रही है, ईयर पे खत्म हो रही है, ईयर पे ईयर पिनना, लिम्स में जो बेसिकली टोज एंड फिंगर्स आएंगी वो हैं, आईज है, नोज या स्टॉट है ना, या हेयर ऑफ द मैमल है, ये सब हमारी बॉडी एक्सट्रीमिटीज कहलाती है। तो बॉडी एक्सट्रीमिटीज जो कोल्डर एरिया में मैमल्स, ये केवल मैमल के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए नहीं। तो जो मैमल्स आप ले रहे हैं, अगर आप मैमल को कंपेयर करो कि कोल्डर एरिया में, मान लीजिए बियर है, बियर मैमल है, अब जब आप पोलर बियर को देखोगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज हैं वो बहुत छोटी होंगी। और वार्मर एरिया के अगर आप किसी मैमल को कंपेयर करोगे, मान लीजिए हम कैमल से कंपेयर करें, तो वही एक्सट्रीमिटीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। एलिफेंट से कंपेयर कर लीजिए तो बड़ी बड़ी हैं, कि एलिफेंट के ईयर पिन्ना तो बहुत बड़े होते हैं। एलिफेंट की जो नोज का मॉडिफिकेशन है जिससे वो ट्रंक बनता है वो तो बहुत लॉन्ग है। तो ये एक रूल है और उसके प्रॉपर रीजन भी है, बट हमें रीजन पे नहीं जाना वरना ये टॉपिक्स बिखरता चला जाएगा। हमें सिर्फ एज ए रूल याद रखना है कि जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज है, बॉडी एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या आएगा, आप इसे मान सकते हैं हेयर, है ना, ईयर, लिम्ब, है ना, ये ले लीजिए, स्नॉट जो नोज से बनेगा, या फिर टेल, ये सब ले सकते हैं, एटसेट्रा। बॉडी एक्सट्रीमिटीज ऑफ मैमल्स, ये शॉर्टर है इन वार्मर एरिया, इन कोल्डर रीजन, या फिर ये आप कह सकते हैं कि लार्जर हैं उनकी जो वार्मर एरियाज में। प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इन वार्मर रीजन, ये सिंपल एलन्स रूल कहलाता है। अगर आप पोलर बियर को देखोगे तो पोलर बियर की पूरी बॉडी पे हेयर ही हेयर है, सब कवर्ड है। आपको पाम एंड सोल के नाम पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जहाँ पे हेयर ऑलमोस्ट नहीं है ना, ईयर भी नहीं दिखाई दे रहा आपको, उसकी टेल भी नहीं दिखाई दे रही, उसके लिम्स भी पूरे हेयर से कवर्ड है, ऑलमोस्ट नहीं दिखाई देते। और अगर आप यही स्ट्रक्चर किसी ऐसे मैमल में कंसिडर करें जो वार्मर एरिया में है, लाइक एशियाटिक लायन है, एलिफेंट है, कैमल है, इनसे अगर आप कंपेयर करो तो आपको सब बड़े दिखाई देंगे। तो ये एलन्स रूल कहलाता है। टेम्परेचर से रिलेटेड है इसका एक्सप्लेनेशन, बट फिलहाल एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए, अगली क्लास में हम इसको समझ लेंगे। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट जो आएगा टेम्परेचर के बाद, जो नेक्स्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है
दैट इज वाटर। हमने भी टेम्परेचर पढ़ा, अब हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर क्या है, वाटर। नेक्स्ट टू टेम्परेचर जो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर आएगा वो वाटर है। वाटर के बारे में आप जानते ही हैं कि अर्थ का जो 2/3 पोर्शन है, पुराना डेटा है हालांकि, 67% अर्थ पे पानी है, 1/3 पोर्शन टेरेस्ट्रियल है। हालांकि अब ये बढ़ के लगभग 71% तक हो गया। अर्थ की सरफेस का लगभग 71% जो है वो वाटर से ऑक्युपाइड है। लेक, रिवर, ओशियन, आइस कैप्स, ग्लेशियर, मतलब अलग अलग फॉर्म में। कहीं पे बहता हुआ है जैसे रिवर में होता है, तो कहीं रुका हुआ है पॉन्ड या लेक में। कहीं पे फ्रेश वाटर है जैसे रिवर या लेक्स होती हैं, या मैरीन वाटर है। कहीं पे फ्रोजन स्टेट में है, पोल्स पे है, या ग्लेशियर्स में है। कहीं पे स्नो की फॉर्म में है। अलग अलग फॉर्म में है, लेकिन है जगह सब वाटर ही। तो डिफरेंट फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। अब बेसिकली इस वाटर में इंपॉर्टेंट है क्या? अगर एक ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो वाटर यानी H2O तो हर जगह है। फिर वाटर के हिसाब से ऑर्गेनिज्म क्यों अलग अलग हुए? रिवर के ऑर्गेनिज्म जो है वो ओशियन में नहीं होते, जो ओशियन के हैं वो पोल्स पे नहीं होते, आइस में जो ग्लेशियर्स में है वो मान लीजिए रिवर में नहीं होते। तो बेसिकली डिफर क्या करता है? डिफर करता है वाटर में डिजोल्व सॉल्ट्स, जिससे वाटर की पीएच आती है, जिससे उसका स्टेटस फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर होता है। या फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से कि वो लिक्विड की जगह सॉलिड स्टेट में चला गया, फ्रोजन हो गया, स्नो या ग्लेशियर्स में जैसा प्रेजेंट है, पोल्स के आइस कैप्स में जैसा है वो। तो वाटर में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसका केमिकल कंपोजिशन। वाटर में वाटर के अलावा और क्या है? पीएच, है ना, केमिकल कंपोजिशन हो गया, पीएच हो गया, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एंड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, जैसे आप पढ़ते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं के हिसाब से ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्टेटस कि वो फ्रेश वाटर एनिमल है या मैरीन वाटर में प्रेजेंट होता है, या वो ग्लेशियर्स में प्रेजेंट होता है, या वो पोल्स का एनिमल है, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो जो पानी है वो जमा है या नहीं जमा हुआ है, स्टेट ऑफ द मैटर यानी वाटर क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसमें डिजोल्व सॉल्ट्स कौन से हैं, उसमें पीएच कितनी आ रही है। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप सैलिनिटी की बात करते हैं, जैसे हम फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर बार बार यूज करते हैं, तो वर्ड यूज करते हैं सैलिनिटी। सलाइन वाटर आप यूज करते हैं। सैलिनिटी का मतलब होता है कि हम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन, ये कहलाता है पीपीटी। पीपीटी का मतलब है पार्ट्स पर थाउजेंड। जैसे पीपीएम आप पढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ये क्या है? पार्ट्स पर थाउजेंड है। जैसे नॉर्मली हम परसेंटेज लिखते हैं तो पार्ट्स पर 100 होता है, पीपीएच, है ना। 20% का मतलब है 100 में से 20। बट 20% सैलिनिटी का मतलब है थाउजेंड्स में से 20, बिकॉज सैलिनिटी को हमेशा पीपीटी में लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पार्ट्स पर 1000 लेना है। और इस बेस पे जब आप देखेंगे सैलिनिटी के अकॉर्डिंगली, तो ये अलग अलग है। जैसे <5%, मतलब 1000 में से 5 सॉल्ट होगा। तो <5% अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहलाता है? ये फ्रेश वाटर कहलाता है। फ्रेश वाटर का मतलब है जिसके 1000 वाटर मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल या उससे कम जो है वो सॉल्ट हो। सॉल्ट कौन सा लेते हैं? जो मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं वो बेसिकली एपरेटस में केसीएल होता है, आप चाहें तो NaCl मान सकते हैं। NaCl या KCl को लेके मेजरमेंट किया जाता है। तो ये <5% है। इसको हम फ्रेश वाटर या इनलैंड वाटर कहते हैं। जमीन के नीचे से पानी निकलता है, पीने वाला पानी, साफ पानी, वो हमारा ये कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ कहाँ है? ये आपको अलग अलग जगह मिलेगा। ग्लेशियर्स में भी पानी साफ है बट जमा हुआ है ना। पोल्स पे, पोलर आइस कैप्स में भी फ्रेश वाटर है बट फ्रोजन स्टेट में। रिवर में आपको ये मिल जाएगा, लेक में मिल जाएगा, पॉन्ड में मिल जाएगा। पुराने टाइम पे पॉन्ड, तालाब का पानी ही लोग पीते थे। तो ये सब आपको यही वाला वाटर मिलेगा। ग्राउंड वाटर भी यही है जो आजकल हम ट्यूबवेल से निकालते हैं।
किसी के यहाँ समरसेबल लगा है तो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनलैंड वाटर या फ्रेश वाटर। उसमें सैलिनिटी 5%। 5% का मतलब ये नहीं कि 100 में से 5, यहाँ पे पहले लिख दिया गया है कि ये पीपीटी होता है, पार्ट्स पर 1000 कंसिडर करते हैं। तो ये लेस देन 5 हो गया। इवन 30 to 35% हो सकती है सैलिनिटी, ये मैरीन वाटर में, सी वाटर में, मैरीन वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप चाहे तो इसको मोर देन 100% पे भी ले जा सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? ये कहलाते हैं हाइपर सलाइन, जहां से नमक निकाला जाता है। हाइपर सलाइन लगून्स कहते हैं, है ना? जैसे सॉल्ट लेक होती है, जहां से कमर्शियली सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन होता है, वहां सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज टू हाई, वेरी वेरी हाई। दिस इज कॉल्ड मोर देन 100% सैलिनिटी, ये आता है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो वही पॉसिबिलिटी है। ऑर्गेनिज्म तो सारी सिचुएशंस में है, फ्रेश वाटर में भी है, मैरीन में भी है, हाइपर सलाइन लगून्स में भी है। जैसे आपने फिर आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स पढ़ा होगा, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। नॉर्मली आप सॉल्ट ऐड करते हैं किसी चीज में, ज्यादा करते हैं तो ये मान के कि प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी और माइक्रो बैक्टीरिया फंगी मर जाएंगे, है ना। नमक ज्यादा कर दिया जाता है अचार में, तो उसका रीजन यही है कि प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी बैक्टीरिया की। लेकिन अगर हेलोफाइल हुआ उसकी तो कोई लाइसिस नहीं होगी, बिकॉज वो तो रहता ही इसी में। ऑर्गेनिज्म हर जगह है। अब वही बात है कि टॉलरेट करेगा या नहीं करेगा। जैसे थर्मल टॉलरेंस था, ऐसे यहाँ पे सॉल्ट टॉलरेंस आ जाएगा। और ये भी एनिमल्स के लिए अप्लाई हो रहा है, सेम टर्म्स हैं। दिस इज यूरी हेलाइन, कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, और स्टीनोहेलाइन कांट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। तो यूरी हेलाइन और स्टीनोहेलाइन का भी एंगल आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। सर ह्यूमन भी तीनों हेलाइन होगा ना? हाँ हाँ हाँ, वो अभी हम पढ़ेंगे। यूरी वर्ड, सैलिनिटी हो या टेम्परेचर हो, हेलाइन या थर्मल, हम इसी बर्ड्स एंड मैमल सेम एग्जाम्पल है। हालांकि यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन फिशेज में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिशेज अलग अलग होती है। फ्रेश वाटर फिशेज आर डिफरेंट फ्रॉम मैरीन फिशेज। और आपने दोनों एग्जाम्पल पढ़े हो सकता है जूलॉजी में, कि किसी फ्रेश वाटर फिश को अगर मैरीन में डाल दे तो क्या होगा, और मैरीन को फ्रेश वाटर में डाल दे तो क्या होगा। दोनों केस में डेथ हो जाएगी। फ्रेश वाटर को मैरीन में अगर डाल दोगे तो लाइसिस हो जाएगी, और मैरीन को फ्रेश में डाल दिया तो एंडोस्मोसिस से बॉडी फट जाएगी। लेकिन तो ये इसका मतलब क्या है, ऐसी फिशेस क्या कहलाएंगी? स्टीनोहेलाइन, क्योंकि वो टॉलरेट नहीं कर सकती। बट देयर आर फ्यू, आपने कहीं पढ़ा हो यूरी हेलाइन फिशेस, बता सकते हो एग्जाम्पल? यूरी हेलाइन कहीं पढ़ा है जो फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में या मैरीन से फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हो? बताओ, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस जगह पे नहीं है, किसी और जगह है। जैसे मैं हमेशा कहता ही हूँ, ये सब बिखरा हुआ है एनसीईआरटी में। सर वो एग्नाथा में जो जिसके पास जॉ लेस होती थी वो अपने रिप्रोडक्शन के लिए जाती थी, इसमें ऐसा कुछ क्या ना, था। फिश का नाम क्या है? क्वेश्चन तो वही था। एनिमल किंगडम में कहीं पढ़ा है आप? पेट्रोमाइजन। हाँ, पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजोन है, मिक्सीन है ना। पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन, ये आपने पढ़े होंगे। ये किस में आते हैं मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से। हेमीकॉर्डेट में है शायद, या देख लीजिएगा। सर कोऑर्डिनेट में ही आ गया था जहां से फिश का क्लासिफिकेशन हुआ था। हाँ, जहां भी है। तो ये लैम्प्रे आपने पढ़ा होगा निकनेम में। तो ये ऐसी हैं जो फ्रेश वाटर से मैरीन है, मैरीन से फ्रेश वाटर पे। इवन सैल्मन फिश, वो भी यही करती है। सैल्मन फिश वन टाइम एग लेइंग करती है पूरी लाइफ में, एक ही बार स्पॉनिंग के लिए मूव करेगी एग लेइंग के लिए। और सैल्मन फिश बेसिकली मैरीन फिश है, बट मैरीन वाटर में अगर एग रिलीज किया जाएगा तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी। एग इज ए सिंगल सेल, और मैरीन वाटर में रिलीज करोगे तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, एग की तो लाइसिस हो जाएगी। तो वो करती क्या है कि वो एग लेइंग के करने के टाइम पे, जब रिप्रोडक्टिव या ब्रीडिंग सीजन आएगा, तो वो मैरीन वाटर से निकल के फ्रेश वाटर में जाती है।
वहां एग लेइंग करती है, वहां फर्टिलाइजेशन होगा, वो अलग जनरेशन, ये वापस लौट के आ जाएगी मरीन वाटर में। और क्योंकि वन टाइम ब्रीडर है तो बाद में उसकी डेथ हो जाती है, पूरी लाइफ में एक ही बार ब्रीड करेगी। और ब्रीडिंग सीजन में वो मरीन वाटर से माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में जाती है, वापस मरीन में लौट के आती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो रेंज को टॉलरेट कर सकती है, पानी कैसा भी हो वो अपने आप उस चीज के लिए अडॉप्टेड है। तो यूरी सर हेलाइट। बहुत सारी तो मरी जाती होंगी, क्योंकि सर इतने बड़े समुद्र में उन्हें कैसे पता चलता होगा कहाँ मिलेगा पानी साफ। सबको सब पता है ना, ऊपर वाले ने सबको सब दिया हुआ है। यही तो इम्पोर्टेंट चीज है कि नेचर इज द सुप्रीम पावर। नेचर ने हर एक ऑर्गेनिज्म को उसकी हैबिटेट के हिसाब से इतने हजार लाखों सालों में चेंज कर दिया, अडॉप्ट कर दिया। ये सबको सब पता है कि कहाँ से पानी का पीएच बदल रहा है, कहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे कितनी दूर करना है, चेंज करना है, लाइक दिस। हम यूजुअली इमेजिन ये करते हैं कि रिवर समुद्र में गिर रहा है, होता ही ये पढ़ाया ये जाता है कि नदियां समुद्र में मिल जाती है। तो गंगा ऊपर से गिरती होगी तो वो नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। वही, अगर आप देखोगे तो यही है, बिहार से निकल के वेस्ट बंगाल में गंगा आया, और गंगा रिवर जो है वो फाइनली जो है वो मर्ज हो गया बे ऑफ बंगाल में। अब ऐसा थोड़ा है कि ऊपर से झरने के जैसे गंगा गिर रही है और नीचे, अब आप सोचे कि नीचे समुद्र में तो सैल्मन फिश है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर कैसे चली जाएगी। तो इस तरीके से नहीं है, बहुत सारी चीजें अलग होती हैं। कहाँ चला गया है, क्या दिखाई दे रहा है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी फिर हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमें पढ़ना है